Hello everyone. Good evening. Good evening. Good evening. चलिए जल्दी से बताइए कि मेरा ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। नमस्कार जी, नमस्कार। राधे राधे। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं सब लोग? क्विकली कंफर्म कर दीजिए इफ एवरीथिंग इज क्लियर एट योर एंड। नॉट विजिबल। ऑडियो ऑडियो आया आप तक? मेरी आवाज़ पहुंची? विजिबल तो होना चाहिए मेरे ख्याल में अभी। यस, रिफ्रेश करिए एक बार ज़रा। रिफ्रेश करिए ज़रा। चलिए, ओके, ऑल क्लियर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों। हम शुरू करने जा रहे हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ और सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ फैटल एरर। भैया जी, आपने कभी ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया है जिसमें कि कंपाइलर एरर आ जाती है? तो कंपाइलर एरर आ जाना इज वन ऑफ द फैटल एरर। कि एरर आई, रिपोर्ट हुई, उसके बाद प्रोग्राम अपने आप बंद हो गया, किल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक एरर आ गई थी, उसकी वजह से। चलो ये नहीं तो प्रोग्राम, आप सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो सी प्रोग्रामिंग में अगर मान लो आपने एक रिकर्शन का प्रोग्राम लिख दिया और वो रिकर्शन का प्रोग्राम जो है, रिकर्शन एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उसमें स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है एक टाइम पे और उसके बाद में प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्यों बंद हुआ? क्योंकि प्रोग्राम में एक ऐसी एरर आई जिसकी वजह से उसको अपने आप को मारना पड़ा। दैट इज फैटल एरर। किल्ड बाय अनदर प्रोसेस। किल्ड बाय अनदर प्रोसेस भी आसान है कि एक सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक सिंपल सा ऑप्शन होता है कि कोई एक प्रोसेस होती है जो पेरेंट बन जाती है और अपनी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर लेती है, सेम उसी की कॉपी। सेम उसी की कॉपी जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। ये फोक सिस्टम कॉल से आप कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग में, यूनिक्स में। तो होता क्या है कि अगर चाइल्ड प्रोसेस बन गई और पेरेंट प्रोसेस है, और मान लो पेरेंट प्रोसेस को खत्म होना है, किल होना है, बंद होना है, टर्मिनेट होना है, एग्जिट होना है, तो वो अपनी सारी चाइल्ड प्रोसेस को बंद करके जाएगी। तो ये प्रोसेस पेरेंट चाइल्ड को किल करेगी और उसके बाद खुद टर्मिनेट होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि चाइल्ड बची रह गई और पेरेंट मर गई या टर्मिनेट हो गई। दैट इज द एग्जाम्पल कि कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को किल करेगी। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना कि सर ये फैटल एरर क्या है, ये आप ना आसानी से सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे। फायदा आपका ये है कि आप पढ़ोगे, चार 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 चीजें अलग ही सीखने को मिलेंगी। फायदा है, नॉलेज बढ़ जाएगा। ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन कहां से करें बेटा जी? अभी ज्यादा क्वेश्चन बहुत सारे करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी प्रैक्टिस कर भी लिए तो एग्जाम के 3 महीने पहले फिर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अगर कर लिया तो 4 महीने बाद उसका आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। आपका जो टच है कोर्स से वो छूट जाएगा। अब ये टच वापस लौटाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन ढूंढते फिरोगे। तो बेटर है कि प्रैक्टिस हम एक साथ करें और इतनी करें, नीडेड जितनी हो, रिक्वायर्ड जितनी हो, ताकि काम बन जाए हमारा। टी सीरीज कब से होगा गेट वाला का? टेस्ट सीरीज जून से आने वाला है। जून से आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही, व्हाट टू डू? अब अगर तुमको पता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है तो पढ़ाई करो। अब क्यों नहीं हो रही है तुम्हारा? या तो मन नहीं लग रहा, या फिर कोई कोई फैक्टर है जो परेशान कर रहा है। उस एक्सटर्नल फैक्टर को हटाओ और पढ़ाई करो। अब तुमको पता है कि पढ़ाई नहीं हो रही तो मुझसे क्या पूछना है? पढ़ाई करो। मैं आपके सामने एक बात लेके रखता हूं, यार अच्छे से ना कमाई नहीं हो रही, क्या करूं? आप बोलोगे सर काम करो जिससे पैसा मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपसे बोलने की क्या जरूरत है? सिंपल, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को पढ़ना है। इंक्रीज वॉइस। यार अपनी तरफ से तो सबसे ज्यादा वॉइस पे ही हूं मैं, बेस्ट है मार्केट में। देखिए जी अमन जी, ऐसा है, मैं बेस्ट हूं या ना हूं,
मेरा स्टूडेंट बेस्ट निकलना चाहिए, मेरा स्टूडेंट बेस्ट करियर के साथ जाना चाहिए, और मेरा स्टूडेंट बेस्ट रैंक के साथ, बेस्ट करियर के साथ, बेस्ट अर्निंग करने वाला होना चाहिए। ये मेरा जिंदगी का मोटिव है कि मैं अपने करियर से ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट कहीं भी जाए तो वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करे। डजेंट मैटर मैं कहां पहुंच रहा हूं, मुझे ज्यादा लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, लोग फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, कैसे भी हो। मोटिवेशन स्पीच, तुम लोगों ने कभी बलून फुलाया है? बलून है ना, ब्लो किया है हाथ मुंह से या ऐसे करके कभी? है? यस और नो? किया ना? जब तुम लोग बलून को फुला देते हो ना, ब्लो कर देते हो, हवा डाल देते हो उसमें, और मान लो कि उसमें आपने उसको धागे से बांधा नहीं है उसका मुंह और छोड़ दिया, है ना, क्या होता है? बहुत तेजी से उड़ता है वो बलून, इतनी तेजी से ऊपर जाता है जूम करके, और फिर 3 सेकंड में धर करके नीचे। एग्जैक्टली यही मोटिवेशन है जिंदगी में। मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है, ये इतना ही मोटिवेशन है जितनी देर के लिए ये बलून हवा में था। मोटिवेशन से सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट मिल सकता है कि हवा में जाएं, पर हवा में रहने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और वो डिसिप्लिन जो है वो कहीं बाहर से नहीं आ सकता, इधर से आता है, अंदर की इच्छा शक्ति से आता है, और वो इच्छा शक्ति खुद से ही बदलनी पड़ती है। कोई जिंदगी में आके इधर सर्किट को बदल नहीं सकता कि कोई कोडिंग कर रखी है, कि प्रोग्राम लिखा, एक ठाड़ करके एंटर किया कि यहां की कोडिंग चेंज हो गई, तुमको मोटिवेशन आने लगे, कुछ नहीं होता। मोटिवेशन इज जस्ट टू स्टार्ट। लॉन्गेटिविटी मेंटेन करने के लिए अंदर से आवाज आनी चाहिए, और वो डिसिप्लिन से आती है। इसीलिए आपकी स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है। चलिए, कल हमने शेड्यूलिंग शुरू की, FCFS एल्गोरिदम देखा, SJF एल्गोरिदम देखा। तुम सब लोगों को सब कुछ समझ में आया जो कल तक हमने देखा था? जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और बाकी लोग जो हैं, सर क्वेश्चन में एल्गोरिदम मेंशन होगा, जी हां, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एल्गोरिदम डेफिनेटली मेंशन होगा, बिल्कुल होगा। फाइनल ईयर नेक्स्ट मंथ सेमेस्टर एग्जाम है, मेजर प्रोजेक्ट, इंटरनल एक्सटर्नल, भैया जी जब एग्जाम आती है गेट प्रिपरेशन हॉल्ट पे जाती है। कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद फिर पूरा टाइम गेट के लिए। सर पहले बुक का नाम बता दीजिए, कौन सी बुक का नाम बताऊं बेटा जिसको फॉलो करना है? गैल्विन एक बुक होती है जिसको आप फॉलो कर सकते हो चाहो तो। सूरज बाबू, गेट वाला का आपको पूरा एक टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मिलेगा, जून से स्टार्ट होने वाला है। सॉल्व करो जल्दी से, और एवरेज वेटिंग टाइम निकालो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए। IIT और IISc वाले क्वेश्चन किससे बनाते हैं? बुक से। बेटा बुक से नहीं बनाते, वो दिमाग से बनाते हैं। जब वहां जाओगे और प्रोफेसर से बात करोगे ना, तो पता चलेगा कि जो बुक लिखने वाले लोग हैं, ये इनके रिसर्च पेपर पढ़ पढ़ के बुक लिखते हैं। तो कोई बुक से वो रेफर नहीं करते हैं, बुक बनाने वाले इनके लेक्चर नोट्स देखते हैं, इनके रिसर्च पेपर देखते हैं, तब जाके बुक बनती है। और रही बात बुक्स की, तो आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स की बजाय अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा। टेस्ट सीरीज बेटा अलग से भी आएगी, पर बाद में आएगी, अभी इंफिनिटी बैच में ही टेस्ट सीरीज मिल रहा है। COA का इंग्लिश बैच में COA चल रहा है 8:30 to 10:30। अरे तुम टाइप पे क्या कर रहे हो यार? टाइपिंग वाइपिंग बाद में करना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, ये चीज पे ध्यान दो। लोग आगे निकल गए। नोट्स अपूर्व, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को हैम्पर करे। डजेंट मैटर, आधे स्टूडेंट अगर मुझे पसंद नहीं भी करेंगे मुझे चलेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं स्टूडेंट्स को खरा करके ही IIT में भेजना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खास ज्यादा इंटरेस्टेड हैं नहीं गेट प्रिपरेशन में,
बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं गेट प्रिपरेशन में, और उसके लिए अगर वो बोलेंगे सर आप नोट्स दे दो एटसेट्रा, किसी के लिए भी मैं नोट्स देने के लिए रेडी ही नहीं हूं। आई डू हैव नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं दूसरों के, पर आपको अपने लिखने हैं, आपको अपने ही लिखने हैं, मैं नहीं देने वाला। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, वो आपको कल सुबह मिल जाएंगे। सीओए, अच्छा कोई सीओए की क्लास पूछना चाह रहा था ना जी, सीओए का जो डाउट सॉल्विंग क्लास है कल सुबह 10 बजे रखा है, 10 AM इन द मॉर्निंग। कल मॉर्निंग में 10 AM डाउट वाला क्लास, जिसमें आपको मेरे जो मैंने कहा था ना क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो भी मिल जाएंगे, प्लस जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स देने वाला था वो भी मिल जाएंगे। हाँ जी, सीओए का जिन्होंने भी सीओए पढ़ा हुआ है मुझसे, अभी जो अभी बैच स्टार्ट हुई है वो, सीओए जो जिन बैचेस में फिनिश हुआ था उनके लिए कॉलेज है सर। कोशिश करिएगा बेटा, सिर्फ डाउट सॉल्विंग है, और 2 वीक बाद फिर से रख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जिन जिन बैचेस में सारे कोर्सेस हो गए उन बैचेस में डाउट सॉल्विंग फिर से 2 वीक बाद फिर से रख लूंगा। इस बार इवनिंग में संडे को रख लेंगे, वो तो इस बार ही टाइम नहीं मिल रहा ना, संडे को दूसरा काम है इसलिए। हैवंट जॉइन 3rd ईयर 4th लेक्चर, काइंड जॉइन टुडे, नो बेटा। कल का अगर लेक्चर नहीं देखा है तो कैसे समझ में आएगा, कल का लेक्चर देखना तो जरूरी है। चलिए, सबसे पहले टाइम 0 पर कौन सी प्रोसेस आई, सिर्फ P1 आई, तो P1 रन करेंगे 2 टाइम यूनिट के लिए। जब P1 रन हुई थी 2 टाइम यूनिट तक, सिर्फ 2 ही और दूसरी प्रोसेस आई, P2 और P3। अभी P4 4 पे आएगा, 4 पे आएगा, P5 5 पे आएगा, आई नहीं अभी, अभी तो हम 2 पे ही पहुंचे हैं। तो इन दोनों को शेड्यूल कर सकते हो क्या, नहीं, तो फिर किसको शेड्यूल करेंगे, इन दोनों में से जो छोटी है, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, ये वाली P3, तो P3 को रन करेंगे। P3 को रन करो, पूरा रन होगा 3 टाइम यूनिट अप टू 5 तक। अब ये दोनों आ गई, ये दोनों आ गई, इन पे से सबसे छोटी रन करो, P5 1 टाइम यूनिट के लिए चलेगा 6, फिर P4 नेक्स्ट छोटी प्रोसेस है अप टू 8, और आखिरी में चलेगा P2 जो सबसे बड़ी प्रोसेस थी अप टू 12। देखो गैंट चार्ट यही बना क्या आप लोगों का भी, क्या आप लोगों का भी गैंट चार्ट यही बना। मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर छूटे हैं तो आज प्रीवियस 2 लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख डालो, कल से लाइव ज्वाइन कर लेना, कल मतलब नेक्स्ट क्लास से। चलिए, कुछ लोगों ने एक गलती की होगी कि इनको पहले शेड्यूल करने की कोशिश करी होगी, पर बाबू ये आए नहीं हैं, कल हमने देख लिया था, पर फिर भी मैं प्रैक्टिस कराना चाहता था एक क्वेश्चन और की, बाकी का ये मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये सेम टू सेम प्रोसेस है, बार बार मेरे करने से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम या चीजें नहीं आएंगी, आप आसानी से खुद से भी कर सकते हो। कंप्लीशन टाइम हर एक प्रोसेस का लिख दो यहां पे, P3 का आएगा 5, P4 का आएगा 8, P5 का आएगा 6, 2 - 0, 12 - 1, 5 - 3, 8 - 4, 6 - 3, 5, ये आ जाएगा 0, ये 2 - 2 0, 11 - 4 7, ये 0, ये 2। देख लो यही आ रहे हैं वेटिंग टाइम एंड ऑल, एक बार कंप्लीट कर लो। बस टाइम को देखते हैं ना सर, जी हाँ देखते हैं, बट बेटा बस टाइम को तो तब देखेंगे ना जब प्रोसेस आ गई है। सर माय एनिमीज आर दिस, कैन आई गेट फुल मार्क्स इन दिस। एक बात बताओ, क्या सचिन तेंदुलकर हर बार जब बैटिंग करने जाएगा तो क्या वो 100 बनाएगा, या विराट कोहली जब भी बैटिंग करने जाएगा हर बार 100 बनाएगा, नहीं ना, तो तुम कैसे 100 मार्क्स ला सकते हो। बाकी का सब कुछ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और FCFS को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन रजनीश जी, क्या ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई, ये बताइए, क्या ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई है, पहले ये बताओ। जो भी मुझसे ये पूछता है ना सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, मेरे को या तो ये लगता है कि वो बच्चा या तो लेट आया है, या फिर वो बच्चे ने सुना ही नहीं है कहीं और था,
या फिर उसको ध्यान ही नहीं है इधर। मेरे को खाली एक चीज समझ में आती है कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हो ना तो स्पेसिफिक रहा करो, सर ये ऐसा क्यों हुआ, ताकि मुझे पता चले कि बच्चा हां सुन रहा है, कहीं एक स्पेसिफिक जगह पे उसको अटकाव हुआ, कोई प्रॉब्लम आई। अगर फिर से पुराना पूरा पूरा रिपीट करने को बोलते हो, इसका मतलब है कि या तो आपका ध्यान ही नहीं था। कंसेप्ट समझाते वक्त की बात अलग है, कल की बात तो अलग थी। मजा आएगा मुझे भी आपसे डिस्कशन करने में कि हाँ यार ये बच्चा सीरियस है। तो जब बोलो गैंट चार्ट समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया? टाइम 0 पर क्या P1 प्रोसेस आई? एक ही प्रोसेस थी, रन हुई 2 टाइम यूनिट रन हो गई। मैंने कल कहा था कि जो प्रोसेस जब अराइव होगी उनमें से ही शेड्यूलिंग होगी। अगर इसमें आपको समझने में दिक्कत है तो रेडी क्यू का कंसेप्ट जो मैंने बताया था वो कर लो पहले। ले रेडी क्यू बनाओ और हर एक टाइम पे इसको चेक करते रहो। टाइम 0 पर रेडी क्यू में सिर्फ महज एक ही प्रोसेस है P1, तो शेड्यूलिंग का चांस ही नहीं है कि कुछ और आएगा, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ P1 को ही रन करना है टाइम 0 पर। किया, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है, इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 2 तक चला। जब P1 2 तक चला तो टाइम 2 तक और कौन सी प्रोसेस आ चुकी थी? P1 तो गई, टाइम 2 तक ये दोनों प्रोसेस का अराइवल टाइम है, P2 आ गई, P3 आ गई। अब आपके पास शेड्यूलिंग के लिए अवेलेबल सिर्फ 2 ही प्रोसेस है, P2 और P3। फिर इनमें से ही किसी एक को ही आपको क्या करना पड़ेगा? एक को ही शेड्यूल करना पड़ेगा। इन दोनों में से किसको शेड्यूल करें? इन दोनों में से छोटी प्रोसेस उसको शेड्यूल करो। छोटी कौन सी है? छोटी P3 है तो P3 को शेड्यूल करो। छोटी को क्यों शेड्यूल कर रहे हैं सर? SJF के अकॉर्डिंग। 5 आया। फिर अब 5 टाइम यूनिट पे P3 ऑलरेडी आपकी रन हो गई है, ये खत्म हो गई, P2 बची हुई है, और 5 तक और ये 2 प्रोसेस आ गई। 4 पे P4 आई थी और 5 पे P5 भी आ गई। अब 3 प्रोसेस है आपके पास, 1 2 3, इनके बस टाइम में से सबसे छोटी प्रोसेस P5, उसको रन कर दो 6 टाइम यूनिट तक। अब कोई नई प्रोसेस तो आ नहीं रही, ये दोनों बची, एक के बाद एक रन कर दो, सबसे छोटी प्रोसेस P4 8 तक, उसके बाद P2 12 तक। ये ऐसे गैंट चार्ट बन गया। अब ये कल मैं ऑलरेडी बता चुका था, फिर भी दिक्कत है, इसका मतलब कि रिवीजन नहीं हुआ तुम्हारा। कल का क्लास रिवाइज नहीं किया ठीक से। झूठ मत बोलना, सच बोलना कि हां सर नहीं किया। नहीं किया ना? जो भी एवरेज वेटिंग टाइम एटसेट्रा है तुम देख लो यार, अपने हिसाब से एवरेज तो निकाल ही सकते हो। अच्छा अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको दिया तो आप कितने टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? हाउ मेनी मिनट्स यू विल टेक? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन जो देखा दिखाया है, क्या 1 मिनट में सॉल्व कर पाओगे, या 2 मिनट में, या 3 मिनट में? बोलो, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, कितना टाइम लगाओगे? अगर आप इस देखे दिखाए क्वेश्चन को अगर गेट में आ गया और 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, वहां पे आपकी रैंक छुपी हुई है। 3 मिनट ज्यादा है। 3 मिनट तो ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन को तुम्हें मिल ही रहा है। 3 मिनट तो उस क्वेश्चन को लेना है जिस क्वेश्चन को तुमने पहले कभी देखा नहीं। ये क्वेश्चन देखा दिखाया है, क्लासरूम में प्रैक्टिस हो रही है, और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन गेट में पूछा जाए, आपको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे सर 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व होगा? प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, आखिरी में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि हम इतनी जल्दी सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को बिना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक के, कि जो अनदेखा क्वेश्चन है, बिना देखा हुआ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने में हम ज्यादा टाइम ले पाए। चलिए, तो एफसीएफएस को हम वापस से अगर रिविजिट करें तो एफसीएफएस में एडवांटेज है कि इंप्लीमेंट करना आसान होता है। जो प्रोसेस जिस सीक्वेंस में आई उस सीक्वेंस में रेडी क्यू में इंसर्ट कराते जाओ और आगे से एक एक प्रोसेस को शेड्यूल कराते जाओ। जो क्यू का कंसेप्ट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वही लगाना है। कोई अलग से डिटेल्ड एल्गोरिदम या इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत नहीं। फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं होता इसीलिए, और स्टारवेशन भी नहीं होता। अब ये स्टारवेशन क्या होता है सर? एक हिंदी मीनिंग स्टारवेशन का होता है भूख, है ना, भूख से तड़पना।
ये आपकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट की स्टारवेशन की प्रॉब्लम नहीं है कि हर सर हम लंच करने के बाद भी भूखे हैं, आप 2 पिज्जा खिला दो हम खा जाएंगे, ये वाली बात नहीं है ये, है ना। ये स्टारवेशन कुछ अलग है। क्या है ये स्टारवेशन, मैं बताता हूं। स्टारवेशन यहां पे मतलब है अनिश्चित काल तक वेटिंग या ब्लॉकिंग, जिसे स्टारवेशन कहते हैं। दूसरी भाषा में प्रोसेस वेटिंग फॉर सीपीयू फॉर इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, कोई फिक्स नहीं है, पता भी नहीं है कि कब तक ये प्रोसेस वेट करेगी, कोई आइडिया नहीं, तो उसे बोलेंगे इनडेफिनेट। देखो एक बात बताता हूं, कोई बड़ी प्रोसेस पहले आई और वो 30 टाइम यूनिट चलेगी, तो क्या दूसरी छोटी प्रोसेस को 30 टाइम यूनिट के बाद सीपीयू मिलेगा? 30 टाइम यूनिट के बाद तो सीपीयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। उसे इनडेफिनेट नहीं, उसे डेफिनेट वेटिंग कहते हैं कि 30 मिनट का या 30 टाइम यूनिट का वेटिंग टाइम था, 30 टाइम यूनिट का वेटिंग टाइम था, हां था, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये था डेफिनेट वेटिंग। बट अगर मान लो एक बड़ी प्रोसेस आई, उसको रन करने भेज दिया, छोटी प्रोसेस वेटिंग में रहेगी, उसके बाद कोई और दूसरी प्रोसेस अराइव आई, उसको भेज दिया, फिर और कोई प्रोसेस आई अराइव हुई, उसको भेज दिया, मतलब छोटी प्रोसेस या कोई एक प्रोसेस वेट कर रही है और नई अराइविंग प्रोसेस आती जा रही है और वो रन होती जा रही होती जा रही होती जा रही। छोटी प्रोसेस या कोई एक दूसरी प्रोसेस को हम वेट कराते जा रहे हैं, 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 तो इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है स्टारवेशन। क्योंकि यहां पे वो जो प्रोसेस वेट कर रही है, उस प्रोसेस का सीपीयू मिलने का चांस हमें नहीं पता कि कब मिलेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैंने कहा इनडेफिनेट वेटिंग है कि वेटिंग है, कब क्लियर होगी नहीं आइडिया, कब चलेगी नहीं आइडिया, प्रोसेस कब सीपीयू पे जाएगी इसका आइडिया नहीं है, हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी एल्गोरिदम ही इस तरीके से डिजाइंड है। जब ये बात आएगी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि स्टारवेशन कैसे चलता है एग्जाम्पल के थ्रू। अभी डेफिनेशन इतनी है। मैंने ये नहीं कहा कि प्रोसेस कभी जिंदगी में ही नहीं रन कर पाई, मैंने ये नहीं कहा कि प्रोसेस कभी लाइफ टाइम रन ही नहीं कर पाएगी ना, मैंने ये भी नहीं कहा कि प्रोसेस को तुरंत सीपीयू मिल जाएगा ना। प्रोसेस को सीपीयू मिलने का चांस है, हां है, कब है नहीं पता, नहीं पता, मतलब चांसेस है कि हां प्रोसेस बढ़ेगी आगे। एक सिनारियो इमेजिन करो कि एक ट्रेन है आपकी जो मुंबई से दिल्ली जाती है, आप दिल्ली के प्लेटफॉर्म से करीबन 5 किलोमीटर दूर ट्रेन को खड़ा कर दिया, और मान लो 50 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया ट्रेन को। अब क्यों खड़ी है ट्रेन जंगल में, कोई आइडिया नहीं, कब चलेगी कोई आइडिया नहीं, किसी ने अनाउंस भी नहीं किया कि ये ट्रेन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कोई आइडिया नहीं। इसको बोलेंगे इनडेफिनेट वेटिंग। क्या आप वेटिंग में है? हाँ। ट्रेन आगे चलेगी इसका चांस है। ट्रेन खत्म ही हो गई कि आगे बढ़ेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ट्रेन बढ़ेगी, हाँ, कब कोई आइडिया नहीं, कब बढ़ेगी आइडिया नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, स्टारवेशन में चली गई आपकी ट्रेन की जर्नी, कि कब आगे बढ़ेगी पता नहीं। परमानेंटली हमारा ट्रेन रुका भी नहीं कि परमानेंटली रुक गया, आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ सकता है पर पता नहीं कब बढ़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, स्टारवेशन। एफसीएफएस में स्टारवेशन है नहीं। एफसीएफएस जो है उसमें स्टारवेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आती है उस सीक्वेंस में प्रोसेस रन होने चली जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोसेस जो है बहुत लंबे टाइम तक वेट करती रह जाए और वो इनडेफिनेट टाइम हो, फिक्स टाइम ना हो। तो प्रोसेस कैसे वेट करेगी अगर एफसीएफएस है? तो वही तो कहा
कि नो स्टारवेशन। ये क्या लिखा, देख ये देख देख क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, नो स्टारवेशन एट ऑल। तो एफसीएफएस में स्टारवेशन नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोसेस आई, सीक्वेंस में आई, जिस सीक्वेंस में आई उस सीक्वेंस में रन हो गई, बस खत्म खेल। तो कोई भी कभी भी ऐसा चांस नहीं बनेगा कि एक प्रोसेस आई और वो प्रोसेस बहुत देर तक खाली वेट करती रह गई, करती रह गई, करती रह गई। एसजेएफ में ऐसा चांस बनता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ऐसा चांस बनता है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ना हम फेवर करते हैं छोटी प्रोसेसेस को, जिनका बर्स्ट टाइम छोटा है उसको फेवर करते हैं। तो अगर मान लो कि आपकी प्रोसेसेस, छोटी प्रोसेसेस आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, अराइव होती जा रही है, कंटिन्यूअसली अराइव होती जा रही है, होती जा रही है छोटी छोटी प्रोसेसेस, और एक बड़ी बर्स्ट टाइम की प्रोसेस जो है वेट कर रही है, तो हो सकता है कि बड़ी बर्स्ट टाइम की प्रोसेस को लंबे टाइम तक वेट करना पड़े, जो कि फिक्स भी नहीं है कि जब तक सारी छोटी प्रोसेसेस रन नहीं होंगी बड़ी प्रोसेस को चांस नहीं मिलेगा। और बड़ी प्रोसेस को चांस कब मिलेगा पता नहीं, हमें क्या पता कि जब बड़ी प्रोसेसेस जो हैं वो छोटी प्रोसेसेस जब हो रुकेंगी तब जाके बड़ी प्रोसेस को चांस मिलेगा, बट रुक ही नहीं रही। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत छोटा था ना, बहुत छोटा, कभी कभी ना मम्मी छोटी मोटी चीजें लेने के लिए मार्केट भेज दिया करती थी, छोटी मोटी 2-5 रुपए की चीज या फ्री में मिलने वाली चीजें। अब फ्री में मिलने वाली समथिंग लाइक कि घर में ना दूध से दही बनाने के लिए ना छोटा सा दही का एक इतना सा पोर्शन चाहिए होता था। अब अगर घर में दही नहीं है तो हमको मार्केट में मम्मी भेज देती थी कि दही जमाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा दही मार्केट से मांग के लिया, क्या 1 रुपया लेगा वो सामने वाला, दे देगा फ्री में। बहुत बार ऐसा भेजा, बहुत बार छोटी मोटी चीजों के लिए भेजा है ना। अब होता क्या था कि मैं इत्तू सा, अब वो शॉप इतनी ज्यादा पैक टू पैक रहती थी कि मेरा चांस ही नहीं आता कि मेरा हाथ या मेरे वर्ड्स उस पर्टिकुलर शॉपकीपर तक पहुंचे। और अपने यहां क्यू का कंसेप्ट तो है नहीं, मैंने कहा था ना मैं उज्जैन से हूं, उज्जैन में क्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। पब्लिक में सब एक साथ भिड़ते हैं, सब एक साथ जाते हैं अंदर। तो अब उस पर्टिकुलर शॉप पे समोसा कचौड़ी ये वो बहुत सारी चीजें मिल रही है, बड़े लोग आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, बड़े लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा उस तक। अरे भैया थोड़ा सा दही दे दो घर में जमाने के लिए। इतनी वर्ड्स उस शॉपकीपर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। मैं वेट कर रहा हूं कि इसका ऑर्डर जाए तो मैं बात करूं, इसका ऑर्डर गया, इतने एक और बंदा आ गया बड़ा, फिर ये गया, ये नया बंदा आ गया, ये गया, कोई और आ गया, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अब मेरी वेटिंग इनडेफिनेट हो गई, पता ही नहीं है कि मेरे को चांस कब मिलेगा, मैं खड़ा ही रह जा रहा हूं। दैट इज अगेन व्हाट, स्टारवेशन। तो स्टारवेशन कहां हो सकता है? स्टारवेशन जो है वो हो सकता है एसजेएफ में। ये लिखा है देखो यहां पे, लॉन्गर प्रोसेसेस में सफर फ्रॉम स्टारवेशन, एफसीएफएस में नहीं होगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है एफसीएफएस का? एक तो यहां पे प्रीएम्पशन नहीं है प्रोसेस का, एफसीएफएस जो है वो प्रीएम्पशन नहीं होता है उसमें प्रोसेसेस का, मैंने आपको बताया था नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। और दूसरा यहां पे कॉन्वो इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो एसजेएफ हमने पढ़ा, एसजेएफ में एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर एसजेएफ एल्गोरिदम लगाई आपने तो इससे आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिलेगा। जितनी भी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स हैं उन सारी एल्गोरिदम्स में से सबसे कम, सबसे छोटा एवरेज वेटिंग टाइम किससे मिलेगा? एसजेएफ से मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नॉन प्रीएम्प्टिव। जितनी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स हैं, एफसीएफएस और एसजेएफ पढ़ी है अभी, इन दोनों में से सबसे कम मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम कौन लाके देगा? एसजेएफ लाके देगा। कौन लाके देगा? एसजेएफ। अच्छा, एवरेज वेटिंग टाइम के साथ में एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी सेम टू सेम ही है। मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम एंड मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम दोनों कम मिलेंगे, किसमें? एसजेएफ में। किन किन सारी एल्गोरिदम्स को अगर कंपेयर करें तो सारी नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में। ठीक है। और दूसरी चीज, बेटर थ्रूपुट इन कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन। कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन क्या होता है कि प्रोसेसेस आती जा रही हैं, सीपीयू रन करते जा रहा है, प्रोसेसेस आती जा रही हैं, सीपीयू रन करते जा रहा है, ये होता है कंटिन्यूअस रन। ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं अगेन।
मान लो मैं आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन सेंड करते जा रहा हूं, कंटिन्यूअसली बहुत सारे क्वेश्चन भेजते जा रहा हूं, भेजते जा रहा हूं, भेजते जा रहा हूं, और आपसे रिक्वायरमेंट है कि आप अगले 1 घंटे में मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके दो। अब आपके पास क्वेश्चन में भेजते जा रहा हूं, उन सारे क्वेश्चन में से आप ना सिलेक्ट करोगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूं। तो आप बड़े क्वेश्चंस को साइड में करोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पिक करते जाओगे और सॉल्व करते जाओगे। तो कंटिन्यूअसली अगर मैं क्वेश्चन भेजते जा रहा हूं तो आपको वहां से छोटे छोटे क्वेश्चन पिक करने हैं और आप सॉल्व करते जा रहे हो। तो अगले 1 घंटे में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दे दोगे, बड़े क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग में है। यस, यही चीज है कि अगले 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, वो हो गया आपका थ्रूपुट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम कितना हुआ, 1 मिनट में, 2 मिनट में, आप पर आवर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगर छोटे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व पहले सॉल्व करोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 1 घंटे में। वैसा ही यहां पे है कि अगर आपके पास कंटिन्यूअसली प्रोसेस आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो ये एसजेएफ आपको अच्छा थ्रूपुट दे सकता है क्योंकि ये छोटी प्रोसेसेस को पहले रन करता है। ठीक है, चलिए अब आगे इसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि कल ना बच्चे ने पूछा मेरे से कि सर कोई प्रोसेस सीपीयू पे कितनी देर चलेगी, ये पता कैसे चलेगा ओएस को। नहीं पता चलता, सीपीयू को थोड़ी पता चलेगा, ओएस को थोड़ी पता चलेगा कि भैया कोई प्रोसेस अगर आई है तो वो कितनी देर तक रन होगी। कैसे पता चल कर सकते हो, नहीं पता कर सकते। तो फिर बर्स्ट टाइम कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता। अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम पता ही नहीं है प्रैक्टिकली, तो एसजेएफ कैसे लगा दी तुमने। किसी प्रोसेस, यार किसी प्रोसेस का रन टाइम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या कैसे पता कर सकते कि ये प्रोसेस बराबर 5 सेकंड चलेगी या 10 सेकंड चलेगी, नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली ये इंप्लीमेंटेबल ही नहीं है। नो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसजेएफ बिकॉज बर्स्ट टाइम इज नॉट नोन इन एडवांस। किसी भी प्रोसेस का पूरा रन टाइम सीपीयू का पता ही नहीं होता है, तो कैसे करेंगे। फिर पढ़ क्यों रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो ऐसे आड़े वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्क लगाने वाले क्वेश्चन है वो पहले आते हैं। तो तुम पढ़ा क्यों रहे हो भाई, पढ़ क्यों रहे हैं हम, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन पहले आते हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन नहीं आते। पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि ये एक ऐसी एल्गोरिदम है जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम और मिनिमम एवरेज टर्न अराउंड टाइम देती है। तो ये हमारे लिए एक बेंचमार्क आता है, ये एक बेंचमार्क सेट करती है कि क्या कोई दूसरी ऐसी एल्गोरिदम है जो हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए और उसमें भी एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम इसके अराउंड या इसके बराबर आ जाए। अगर है तो हम लगाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा कि एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम इतना भी हो सकता है। क्या कोई है ऐसी एल्गोरिदम, आओ मैदान में, इतना एवरेज वेटिंग टाइम ला सकते हो। अगर हां तो हम वो इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये कंपैरिजन के काम आती है, ये जो है कंपैरिजन के काम आती है। ठीक है, इसमें भी डिसएडवांटेज ये है कि प्रीएम्पशन नहीं हो सकता, और एक डिसएडवांटेज है कि लॉन्गर प्रोसेसेस, बड़ी प्रोसेसेस जो है वो स्टारवेशन से सफर कर सकती है। एफसीएफएस प्रैक्टिकल है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल है। जिस सीक्वेंस में प्रोसेस आती है उस सीक्वेंस में रन करते जाओ, उसमें गैंट चार्ट सॉरी बस टाइम का कोई आइडिया ही नहीं है। प्रीवियस में आई सेम प्रोसेस का तो पता रहेगा ना, नहीं बेटा। देखो एक बात बताता हूं, मान लो मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में गूगल क्रोम ओपन किया। अब गूगल क्रोम एक प्रोसेस बनेगी, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ये जान पाएगा कि ये गूगल क्रोम कितनी देर तक चलेगा। क्या ओएस ये पता कर सकता है कि ये गूगल क्रोम कितनी देर तक चालू रहेगा, चलेगा, बताओ। नहीं, क्यों, क्योंकि ये गूगल क्रोम तो मैं बंद करूंगा। यूजर, ओएस कैसे समझ पाएगा कि गूगल क्रोम कब तक चलेगा। मान लो एक बार मैंने गूगल क्रोम चालू किया, सिर्फ और सिर्फ एक मेल भेजना था, इसलिए मैंने ऑन किया, जीमेल ओपन किया, मेल भेजा, तुरंत बंद कर दिया 2 मिनट के अंदर अंदर। अगली बार गूगल क्रोम ऑन किया, मैंने क्लास लेना चालू कर दी, 2 घंटे लगातार गूगल क्रोम ऑन रहा। मेरा ओएस कैसे समझेगा कि ये गूगल क्रोम प्रोसेस कितनी देर चलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में।
प्रीएम्प्टिव होगा तब एसजेएफ प्रीएम्प्टिव कैसे हो सकता है? एआई विल प्रिडिक्ट ना, नहीं एआई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तुम कब तक जिंदा रहोगे? तुम कोई एआई लगा नहीं सकते जो ये प्रिडिक्ट करके दे दे। देखो प्रिडिक्शन एल्गोरिदम्स हैं, पर वो सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकती, करेक्ट प्रिडिक्शन हर बार थोड़ी पॉसिबल है। अप्रॉक्सीमेट बर्स्ट टाइम ले सकते हैं, अगेन ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे ही नहीं। बट इसका एक प्रॉब्लम, जैसे कि हमने एफसीएफएस का एक प्रॉब्लम लिया था कि कॉन्वॉय इफेक्ट होता है, जो हम एसजेएफ के थ्रू सॉल्व कर रहे थे कि यहां कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं है। अगर दो प्रोसेस एक साथ आ गई तो हम फिर छोटी प्रोसेस को ही आगे भेजेंगे, पहले रन करने देंगे ताकि सिस्टम स्लो ना हो। तो यहां की भी एक प्रॉब्लम जो कि बोलता है कि प्रीएम्पशन नहीं हो सकता, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय इंप्लीमेंटिंग सेम एल्गोरिदम इन प्रीएम्पशन वर्जन। प्रीएम्प्टिव वर्जन आएगा, जी हां, उसे कहते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, एसआरटीएफ एल्गोरिदम। ये प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिदम है और इसमें भी क्राइटेरिया जो शेड्यूलिंग का है वो वही है। कौन सा? स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम फर्स्ट। जिसका बर्स्ट टाइम छोटा उसको पहले शेड्यूल करो। बट इसमें एक छोटा सा कैच है, चेंज है, कि मान लो अभी अवेलेबल प्रोसेसेस में से एक प्रोसेस को हमने रन करने भेजा और वो प्रोसेस जो है हमें लगता था कि ये छोटी है इन सब में से, भेज दिया। अब मान लो वो रन हो रही थी, एक दो चार यूनिट रन हुई और उसके बाद में एक प्रोसेस आई जो छोटी निकली। तो एसजेएफ में ऐसा नहीं था कि जिस प्रोसेस को हमने भेज दिया उसको प्रीएम्प्ट करा लो, क्योंकि छोटी प्रोसेस अब आ चुकी है। पर एसआरटीएफ में ऐसा होगा कि एक प्रोसेस को सीपीयू पे अगर भेज दिया और वो थोड़ी बड़ी प्रोसेस थी, नई प्रोसेस थोड़ी देर के बाद आई और ये छोटी प्रोसेस है, तो हम छोटी प्रोसेस के अराइवल की वजह से बड़ी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करा देंगे। बड़ी प्रोसेस की कॉलर पकड़ेंगे और बाहर खींच के लेके आएंगे, निकल तू बाहर सीपीयू के, छोटी प्रोसेस जाएगी सीपीयू में। तो हम छोटी प्रोसेस जो है वो शेड्यूल करेंगे हर बार, अगर बाद में आती है तो बड़ी प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करके, इसीलिए प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएफ है ये एसआरटीएफ। बट यहां भी तो ऐसा हो सकता है ना सर कि दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बराबर आ जाए। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? टाई ब्रेकर लगाएंगे। एसजेएफ में टाई ब्रेकर क्या था बाबू? एसजेएफ में टाई ब्रेकर क्या था? एसजेएफ में टाई ब्रेकर क्या था? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में अगर दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बराबर होता है तो टाई ब्रेकर क्या था? एफसीएफएस। एफसीएफएस था एसजेएफ में, तो यहां भी एफसीएफएस ही रहेगा कि अगर दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बराबर निकला तो जो प्रोसेस पहले अराइव हुई थी उसको आप शेड्यूल करोगे। पीआईडी तो सेकेंड चीज है बेटा, पहले एफसीएफएस, पहले अराइवल टाइम, और अगर अराइवल टाइम भी बराबर निकला तो फिर बर्स्ट, फिर आईडी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका गैंट चार्ट बनाते हैं, सिर्फ गैंट चार्ट में बनाना चाहता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ देखेंगे, पेन पेपर डाउन, सबकी नजरें इधर रहेंगी ताकि कंसेप्ट सीखने को मिले। सबकी नजरें इधर, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान रहेगा। अभी हम इस पर्टिकुलर सिनारियो को देखें। गैंट चार्ट स्टार्ट होता है 0 से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गैंट चार्ट जो है उसमें सबसे पहली प्रोसेस कौन सी शेड्यूल होगी? मैं रेडी क्यों मेंटेन कर लेता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए, जिनको थोड़ा नजर का या विजन का, पेरिफेरल विजन का प्रॉब्लम है। जिनको ये पेरिफेरल विजन का प्रॉब्लम होता है ना कि सर यहां वहां की चीजें ध्यान नहीं रहती कि यहां क्या था यहां क्या था, ये भूल गए, ये वाला चीज जो हमारे दिमाग से निकल गई, तो उसके लिए ना सुडोकू खोलो, खेलो। अगर 5-10 मिनट में एक सुडोकू अगर सॉल्व कर सकते हो तो करो। जब फ्री रहते हो, कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, तो सुडोकू खेलो। एक दिन
एक सुडोकू अगर आपने खेला ना, आपका पेरिफेरल विजन जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, है ना। चलिए, तो रेडी क्यू में टाइम 0 पर सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम 0 पर सिर्फ एक प्रोसेस हमारे पास है P1। शेड्यूलिंग के लिए आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, P1 हम रन करेंगे। हम बात कर रहे हैं पहले SJF की, ताकि हम कंपेयर कर पाए SJF और SRTF दोनों को। SJF नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की एल्गोरिदम है, तो 8 टाइम यूनिट तक ये पूरी प्रोसेस रन होगी बिना प्रीएम्पशन के। अगर बिना प्रीएम्पशन के तो इसको पूरा रन करना पड़ेगा, कर दिया। अब जब ये पूरी प्रोसेस रन हो गई 8 टाइम यूनिट पे, तो आप देख सकते हो 8 टाइम यूनिट तक तो बाकी की सारी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम है। तो टाइम 8 पे हम वापस से अगर रेडी क्यू देखें, P1 तो रन होके बाहर हो गया, अभी P2 बचा है, P3 बचा है, P4 बचा है, P5 बचा है, P6 बचा है। इनमें से सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी? सबसे छोटी प्रोसेस दो है, एक ये भी है, एक ये भी है, दोनों का बराबर बराबर टाइम है, तो हम अराइवल टाइम देखेंगे, जिसका अराइवल टाइम छोटा, इसका 2, इसका 4, ये छोटा है, इसको रन करो P3 को पहले, कर दिया 9। उसके बाद फिर आप इसको P5 को रन कर सकते हो एक टाइम यूनिट के लिए 10। फिर और छोटी प्रोसेस कौन सी? ये वाली, P4 अकेली है 12 तक। फिर उसके बाद P6 कितने टाइम यूनिट? 16 तक। और आखिरी में फिर आप P2 को रन कर सकते हो 5 टाइम यूनिट 21 तक। गेम ऑफ क्रिकेट का एग्जाम्पल लूंगा, बड़ा मजा आएगा सुन के। कि मान लो आप गेम ऑफ क्रिकेट खेलते हो, सुबह सुबह ग्राउंड पे पहुंच जाते हो, एक दूसरी पड़ोस की कॉलोनी या कोई दूर की कॉलोनी की एक टीम से आपने एक गेम रखा है क्रिकेट का। सुबह सुबह उनकी पूरी टीम पहुंच गई, पर आपकी टीम के आपके दोस्त सारे के सारे आलसी, एक नहीं पहुंचा ग्राउंड पे आपके अलावा, कोई भी नहीं पहुंचा। आपने सोचा कि चलो टॉस तो कर लें, अगर बैटिंग आएगी तो फायदा है। आपने टॉस किया, टॉस करते करते एक प्लेयर पहुंचा आपके ग्राउंड पे, आपके अलावा एक प्लेयर पहुंचा, बस आपकी बैटिंग आ गई। मान लो आपकी बैटिंग आ गई, जो प्लेयर पहुंचा था आपने उसको खेलने भेज दिया, ले तू ही खेल जब तक दूसरे नहीं आएंगे। अब ये जो प्लेयर पहुंचा था वो आपका बेस्ट प्लेयर नहीं है, जिसको आप सबसे पहले बैटिंग करने भेजते या ओपनिंग करने भेजते, रन बनाने के लिए भेजते। पर जस्ट बिकॉज आपका वो प्लेयर आया ही ये वाला है, दूसरे कोई आए नहीं, तो इसी को भेजना पड़ा, भेज दिया। अब मान लो कि आपने अगर इस प्लेयर को भेज दिया तो सामने वाली टीम रेजिस्ट करती है, ये रूल अप्लाई करने की कोशिश करती है कि भैया हम इसको रिटायर नहीं होने देंगे। रिटायर का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये रिटायर हुआ तो फिर आउट हो जाएगा, इसको रिटायर नहीं होने देंगे। क्यों? बाद में एक्चुअली हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा बैटिंग करने के बाद में, आपका एक प्लेयर आया जो इस करंट प्लेयर से बेहतर खेलता है और ज्यादा तेजी से रन बना सकता है, पर सामने वाली टीम रेजिस्ट कर रही है कि नहीं, इसको हम रोकने नहीं देंगे, रिटायर नहीं करेंगे। अगर आपने इसको रिटायर किया तो फिर इसको बैटिंग नहीं मिलेगी बाद में, खत्म, नॉन प्रीएम्पशन का केस। पर आपको मजा नहीं आएगा, आपको जो है मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप तो चाहते हो यार कि अगर आपका बेहतर वाला अच्छा वाला बैटर बाद में आया तो इसको चांस मिले, इस वाले प्लेयर को बाहर आओ, क्या कर लो, रिटायर करो और दूसरे वाले प्लेयर को भेजो जो बेहतर खेलता है। चाहते हो ना ऐसा? हाँ जी, चाहेंगे, ताकि आपकी टीम के ज्यादा रन बने। तो फिर आप रूल पहले से डिफाइन करके जाते हो कि अगर हमने एक बैट्समैन को, एक बैटर को भेजा, बैट्समैन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो जेंडर न्यूट्रल नहीं रहेगा, बैटर इज अ बेटर थिंग, है ना। तो एक बैटिंग करने वाले पर्सन को भेज दिया, फिर आपने जो आपके सामने वाला टीम का जो कैप्टन है ऑपोजिशन का, उसको बोल रखा है कि अगर बाद में जो अच्छा प्लेयर मेरा आया तो मैं उसको भेजूंगा, इसको रिटायर करूंगा, इसको फिर बाद में बैटिंग देंगे। तो वो बोलता है हाँ चल ठीक है भेज देना, क्या फर्क पड़ता है, फिर भी हारना ही है तुमको, ऐसा करके कॉन्फिडेंस में उसने हाँ कर दी। तो मान लो कि आपका एक पहला प्लेयर सुबह सुबह पहुंच गया ग्राउंड पे, उसको बैटिंग मिल गई, एक
थोड़ी देर के लिए उसने बैटिंग की और फिर एक नया प्लेयर आया। अब ये नया प्लेयर उस वाले प्लेयर से बेहतर खेलता है, तो आपने बोला कि चल तू बाहर आ जा, इसको बैटिंग करने दे। तो जो नया प्लेयर आया अगर वो अच्छा खेलता है तो उसको बैटिंग मिल जाएगी। आपने सेकंड वाले प्लेयर को बैटिंग करने भेज दिया, वो उसने थोड़ी देर बैटिंग की और एक तीसरा प्लेयर आया। अब ये तीसरा प्लेयर जो है ये इससे अच्छा नहीं खेलता, जो करंटली बैटिंग कर रहा है ना उससे अच्छा नहीं खेलता। तो क्या इस तीसरे प्लेयर को आप खेलने भेजोगे? नहीं। आप करंट प्लेयर को बाहर निकाल के और नए प्लेयर को तभी खेलने भेजोगे जब नया जो आया प्लेयर है वो बेहतर खेलता हो। वरना उसको बोलेंगे चल तू ही खेल यार, तू और ये बराबर ही है, तू ही खेल, या तू बेहतर है इससे, तू ही खेल। आई बात समझ में? तो एसआरटीएफ में एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है कि अगर 0 टाइम पर 8 टाइम यूनिट वाली एक प्रोसेस आई और बाद में छोटी प्रोसेस आई, तो हम यहां एसजेएफ में उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, P1 को प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, विच वी विल बी एबल टू डू इन द एसआरटीएफ एल्गोरिदम। तो एसआरटीएफ एल्गोरिदम में हम क्या कर सकते हैं, किसी करंट रनिंग प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। अब जितने भी बच्चे पहली बार ये एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पहली बार ये एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए एक छोटी सी सूचना है जो आपको ध्यान रखनी है। और वो सूचना ये है कि जब भी आप किसी प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम को सॉल्व करते हो तो आप सारी प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम अलग से लिखिएगा, एक टेबल बना के सारी प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम अलग से लिख लीजिएगा कॉर्नर में कि P1 का बर्स्ट टाइम है 8, P2 का है 5, P3 का है 1, P4 का है 2, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा इसमें चेंजेस होंगे। मान लो कि मैंने यहीं पे लिखे हुए हैं, मैं यहीं पे चेंजेस करूंगा, फिर उन चेंजेस को मिटा दूंगा। तो आप अपनी मेन टेबल के अलावा अलग से एक साइड टेबल बनाइएगा जिसमें प्रोसेस और उसका बर्स्ट टाइम लिखा हो, आगे जाके चेंजेस आएंगे इसलिए। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं। आई विल गो डैम स्लो, जितना स्लोएस्ट हो सकता है उतना स्लो जाने की कोशिश करूंगा ताकि एक ही क्वेश्चन में आप सबको सब कुछ समझ में आ जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन में। चलिए, हाँ बट वी डोंट हैव नॉलेज ऑफ प्रोसेस हाउ मच बर्स्ट टाइम, राइट? कार्तिक बाबू एक सिंपल सी चीज बता दें, ये थियोरेटिकली है एसजेएफ एसआरटीएफ, कि हमारे पास ये प्रोसेस आ चुकी थी, इतने टाइम पे आई थी, इतना बर्स्ट टाइम आया था। अगर इन्हीं प्रोसेस को हमने एसजेएफ में चलाया होता तो हमें क्या सब कुछ मिलता, और एसआरटीएफ में चलाया होता तो क्या मिलता। ये सिर्फ थियोरेटिकल कैलकुलेशन चलाने की काम कर रहे हैं हम अभी। अब समझो, है ना? टाइम जीरो पर आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, बताइए। टाइम जीरो पर हमारे पास क्या क्या प्रोसेसेस अवेलेबल हैं? तो मैं एक काम करता हूं, नहीं, गलत हो जाएगा, मजा नहीं आएगा इसमें। अगला पेज एक ले लेता हूं और यहां पे मेंटेन करता हूं रेडी क्यू। ठीक है, यही सब कुछ कर लेते हैं, बेहतर है। हमारा गैंट चार्ट भी यही बना लेते हैं, सारी प्रोसेस सिनारियो ही मैं यहां लिख लेता हूं। P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 8, 5, 1, 2, 1, 4। ये है अराइवल टाइम, ये है बर्स्ट टाइम, यहीं पे हम गैंट चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम रेडी क्यू मेंटेन करके रखेंगे। रेडी क्यू मेंटेन करना अब बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि एक बार में हमें समझ नहीं आएगा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं अराइव हुई हैं और कब। तो टाइम यहां लिखा है, शुरू करेंगे टाइम जीरो से। 0 टाइम यूनिट पर हमारे पास एक प्रोसेस जो है अराइव हो चुकी है,
कौन सी प्रोसेस है? P1। अब देखो एक सिंपल सी चीज क्रिकेट वाले एग्जाम्पल में देखो कि हमने अगर टाइम 0 पर एक ही प्रोसेस अवेलेबल थी P1, एक ही प्लेयर अवेलेबल था P1, उसको खेलने भेजा। बताओ इस पर्टिकुलर प्लेयर को मैं रिटायर कब करूंगा, या कब ऐसा चांस बनेगा कि इस प्लेयर को मैं रिटायर करके बाहर लाऊं? कब ऐसा चांस बनेगा? ये तभी बनेगा जब कोई मेरा दूसरा प्लेयर ग्राउंड पे पहुंच गया है। अगर कोई दूसरा प्लेयर ग्राउंड पर नहीं पहुंचता है तो इसी को ही कंटिन्यू कराना पड़ेगा, है ना? तो एक सिंपल सी बात है, मुझे यहां पे इस प्रोसेस को P1 को तब तक कंटिन्यू रखने का ट्राई करना है जब तक कि कोई नई प्रोसेस अराइव नहीं हो जाती। तो मैं सारी प्रोसेसेस के अराइवल टाइम देखूंगा और चेक करूंगा कि 0 के बाद अगली प्रोसेस कौन सी है और किस टाइम पर आ रही है, क्योंकि चांस बन सकता है, 100% ट्रू नहीं है, बट चांस बन सकता है कि अगली प्रोसेस कोई आए और उसका बर्स्ट टाइम छोटा रहे, तो इस प्रोसेस को मुझे रोकना पड़े, प्री एम्प्ट करना पड़े, आधे में रोकना पड़े, फोर्सफुली सीपीयू से बाहर लाना पड़े। तो मैं अभी टाइम 1 यूनिट तक ही इसको रन करूंगा। सिर्फ 1 यूनिट तक क्यों रन किया? रीजन ये है कि मैंने अराइवल टाइम देखे और देखा कि P2 एक प्रोसेस ऐसी है जो 1 टाइम पर आ रही है। तो अगर कोई नई प्रोसेस आई तो हम कंपैरिजन के लिए जाएंगे, हम कंपैरिजन के लिए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, P1 को 1 टाइम यूनिट तक चलाया, जी हां चला दिया। अब एक बात बताओ कि P1 का टोटल सीपीयू रिक्वायरमेंट क्या था? P1 का टोटल सीपीयू रिक्वायरमेंट था 8 टाइम यूनिट का। कितना टाइम यूनिट? 8 टाइम यूनिट, है ना? अब 8 में से P1 को मैं 1 टाइम यूनिट चला चुका हूं, 1 टाइम यूनिट P1 हैज ऑलरेडी रन। तो क्या अभी रिमेनिंग टाइम मुझे चेंज करना पड़ेगा कि P1 का रिमेनिंग टाइम 7 बचा, सर 7 टाइम यूनिट और रन करेगा P1 बस? जी, तो ये जो मैं कह रहा था ना कि अलग से एक टेबल बना लेना जिसमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैंने वो चेंजेस करने के लिए अलग से लिख लिया कि P1 को 1 टाइम यूनिट चलाया, 7 बचा, तो मैंने 7 लिखा। अब कंपैरिजन किस में होगा? P1 का रिमेनिंग टाइम है 7, P2 का रिमेनिंग टाइम है 5। P1 का रिमेनिंग टाइम है 7 और P2 का रिमेनिंग टाइम है 5। अब बताओ P2 आ चुकी है, P1 आ चुकी है, दोनों में से किसको आप कंपेयर करोगे? किसको आप शेड्यूल करोगे? तो अब हमारे पास टाइम 0 पर रेडी क्यू में P1 थी, इसका बर्स्ट टाइम 8 था। अभी 1 टाइम यूनिट पर जब हमने P1 को रोका, P2 आई, तो P1 का बर्स्ट टाइम 7 है और P2 आ गई, बर्स्ट टाइम 5 है। छोटी प्रोसेस को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, P1 को प्री एम्प्ट करना पड़ेगा। तो P1 को यहीं रोको और P2 को शेड्यूल करने भेजो। तो P2 रन होने गया। अब फिर से देखूंगा कि P2 के आने के बाद दूसरी अगली कोई प्रोसेस आ रही है, हां 2 पे आ रही है, 2 पे आ रही है। तो P2 को मैं 2 टाइम यूनिट तक रन करूंगा। P2 को 2 टाइम यूनिट तक रन किया मतलब कितना? 1 यूनिट रन किया, 1 यूनिट रन किया, तो इसका रिमेनिंग टाइम बचा 4, इसका रिमेनिंग टाइम बचा 4, है ना? अब इसका अगर रिमेनिंग टाइम 4 बचा है तो बताइए टाइम 2 पर फिर से हम अपडेट करते हैं। पहले की एक P1 प्रोसेस बची हुई है, इसका बर्स्ट टाइम है 7, P2 बची हुई है, इसका अब बर्स्ट टाइम रिमेनिंग कितना है? 4, और P3 एक नई प्रोसेस आ गई जिसका बर्स्ट टाइम है 1। क्या हमें हमें क्या हमें नई प्रोसेस को रन करना पड़ेगा? जी, P
P2 को रोक कर हमें P3 को रन करना पड़ेगा। P3 रन होगा क्योंकि P3 सबसे छोटा है। P2 शेड्यूल नहीं करेगा कंटिन्यू और P3 को रन करेंगे। P3 हो जाएगा 3 टाइम यूनिट पे फिनिश। अब P3 का तो रिमेनिंग टाइम खत्म हो गया। अब टाइम यूनिट 3 पर मेरे पास अभी भी P1 पेंडिंग में है बर्स्ट टाइम 7 के साथ, P2 पेंडिंग में है बर्स्ट टाइम 4 के साथ, P3 तो अभी अभी फिनिश किया, बट सर 3 टाइम यूनिट पर P4 अराइव हो गया और P4 का रिमेनिंग टाइम कितना है 2। क्या करें? क्या करें? इन तीनों में से छोटी प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे, P4 को शेड्यूल कर दो। अब P4 को तब तक शेड्यूल करेंगे जब तक कि अगली प्रोसेस आ नहीं जाती। अगली प्रोसेस कब आ रही है? अगली प्रोसेस आ रही है 4 टाइम यूनिट पर। तो 3 से 4, 3 to 4 P4 को रन किया। इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 1। अब देखो 4 टाइम यूनिट पर मेरे पास P1 ऑलरेडी पेंडिंग में है 7 के साथ, P2 पेंडिंग में है 4 के साथ, P4 अब पेंडिंग में है 1 के साथ, और एक और नई प्रोसेस P5 भी आ गई, वो भी 1 के साथ। अब क्या देखो, छोटी प्रोसेसेस 2 बची, P4 भी 1 टाइम यूनिट के साथ बची, P5 भी 1 टाइम यूनिट के साथ बची। तो अब अगर 2 प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बराबर बराबर है इनका, तो हम लगाएंगे FCFS। FCFS मतलब कि जो पहले आती है पहले रन करेगी। P4 पहले आई थी, P5 बाद में आई, तो P4 को कंटिन्यू कर दो। तो मैं यहां पे इस 4 को कैंसिल करके एक टाइम यूनिट और इसको कंटिन्यू कर रहा हूं P4 को ही, तो 5 बार 5 टाइम यूनिट चल जाएगी, 5 टाइम यूनिट तक चल जाएगी। इज दैट ओके नाउ? अराइवल टाइम चेक कर लिया, P4 को शेड्यूल कर दिया 5 टाइम यूनिट तक रन करके, और P4 को फिनिश करा दिया, खत्म हो गया P4। अब 5 टाइम यूनिट पर एक और प्रोसेस आई P6, तो हमने 5 पर फिर से चेक किया, P1 आया है, रिमेनिंग टाइम 7 बचा है, P2 आ गया है, रिमेनिंग टाइम 4 बचा है, P4 अभी अभी फिनिश की है, P5 बची है 1 के साथ, और P6 भी आ गई है 2 के साथ, नहीं 4 के साथ, 4 टाइम यूनिट के साथ। अब सबसे छोटी प्रोसेस P5 दिख रही है, इसको रन कर दो 6 टाइम यूनिट तक। अब देखो इसके बाद कोई नई प्रोसेस आ रही है क्या? कोई नई प्रोसेस आई क्या? कोई नई प्रोसेस आई क्या? नहीं आई। अगर इसके बाद कोई नई प्रोसेस नहीं आ रही है तो प्रीएम्पशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे यार, एक प्लेयर जो आपके जितने भी बैठे हुए थे प्लेयर्स, उनमें से एक बेस्ट प्लेयर को आपने भेज दिया। अब वो बेस्ट प्लेयर है इसीलिए आपने भेजा, वो तो खेल रहा है। अब कोई नया प्लेयर आएगा नहीं तो इतने में से वही बेस्ट प्लेयर है जो खेल रहा है, खेलता रहेगा, उसको रिटायर करने का चांस बनेगा नहीं। सबसे छोटी प्रोसेस अगर आपने ऑलरेडी शेड्यूल कर दी, जितनी भी अवेलेबल है उनमें से नई प्रोसेस वापस आई नहीं, कोई भी नई आ ही नहीं रही, तो प्रीएम्पशन का चांस बनेगा ही नहीं। प्रीएम्पशन का चांस नहीं बनेगा तो जो रनिंग करंट प्रोसेसेस हैं उन्हीं को आप एक एक करके रन करते जाओ, लाइक SJF कर दो, एक के बाद एक रन कर दो। तो अब बची हुई जो प्रोसेसेस हैं उनमें से छोटी प्रोसेस कौन सी? सर 2 छोटी प्रोसेस बची, इसका भी रिमेनिंग टाइम 4, इसका भी 4। अब इसका भी 4, इसका भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो क्या करेंगे? जो पहले अराइव हुई थी P2 उसको कंटिन्यू करें पहले, तो P2 को रन करो 10 तक फिनिश, उसके बाद P6 को रन करो फिर 14 तक फिनिश, और उसके बाद 7 P1 21 तक। ऐसे ये 1 बाय 1 प्रोसेसेस फिनिश हो जाएंगी। देख लो आराम से। देख लो आराम से। यही का यही गैंट चार्ट जो है, अरे अरे, यही का यही गैंट चार्ट जो है यहां कॉपी कर लेते हैं। P1 1 तक, P2 2 तक, P3
3 तक, P4 5 तक, फिर P5 6 तक, फिर P2 10 तक, फिर P6 14 तक, और उसके बाद P1 21 तक। ये आ गया गैंट चार्ट। अब देखो बाबू, सुनो 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 सुनो, P1 एक बार यहां चला और P1 यहां भी चला। ओवरऑल P1 खत्म कब हुआ? 1 पे हुआ कि 21 पे हुआ? P1 फिनिश कब हुआ? 1 पे हुआ कि 21 पे हुआ? 21 पे। तो कंप्लीशन टाइम 21 लेंगे ना इसका। कंप्लीशन टाइम अगर प्रोसेस का लेंगे तो जब प्रोसेस पूरी खत्म हो गई है वहां का लेंगे ना, यहां का तो नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा अब प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स में कंसंट्रेशन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि कंप्लीशन टाइम यहां का मत लिख दियो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहां का लिखेंगे, कंप्लीशन टाइम P1 का 21 आ जाएगा। P2 का, P2 कहां खत्म हो रही है? यहां पे 10 पे। P3 का, P3 कहां खत्म हुई? यहां 3 पे। P4 5 पे, P5 6 पे, और P6 14 पे। बाकी का काम आप आराम से कर सकते हो। हाउ मेनी सुपर ब्लॉक आर अवेलेबल इन लिनक्स, प्लीज टेल मी। कहां कहां की चीजें कहां कहां पूछते हो? बेटा एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। सर अराइवल टाइम 3 से हो तो रेडी क्यू कैसा होगा? रेडी क्यू 3 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 3 कुछ भी नहीं होगा। पहले वाला P4 एक बार और बता दो। P4 जब एक टाइम यूनिट चला था, इसका रिमेनिंग टाइम था 1। 5 पे एक प्रोसेस आई थी, सॉरी 4 पे एक प्रोसेस आई थी P5 जिसका रिमेनिंग टाइम 1 है। P4 का भी रिमेनिंग टाइम 1 है। तो अगर दो प्रोसेसेस का रिमेनिंग टाइम 1 आ गया तो हमने क्या किया, जो प्रोसेस पहले अराइव हुई थी उसी को ही शेड्यूल किया, इसलिए P4 को कंटिन्यू कर दिया P5 की जगह पे। ये किया। अपडेटेड बर्स्ट टाइम यूज करना है, जी हां। गैंट चार्ट में 4 को 5 कैसे अपडेट किया, वही तो मैंने बताया। व्हेन देयर इज सेम बस टाइम रिमेनिंग, व्हाई वी नीड एफसीएफएस। एफसीएफएस जो है वही यूज करना पड़ेगा ताकि हम जो करंट प्रोसेस है उसी को ही कंटिन्यू करें, नई अराइविंग प्रोसेस को हम नहीं कंटिन्यू करें। प्रीएम्पशन बचा लेंगे हम वहां पे। सर कोर और सीपीयू सेम होते हैं? नहीं बेटा, अलग होता है। एक सीपीयू में मल्टी कोर होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट अलग अलग होती है, कंट्रोल यूनिट सेम होती है। P5 कैसे निग्लेक्ट किया? क्योंकि बेटा P4 और P5 दोनों का टाइमिंग जो था वो सेम था। P4 का अराइवल टाइम छोटा था इसलिए उसको पहले लिया। यहां पे बात ये थी, कि P4 और P5 का बर्स्ट टाइम बराबर हो गया तो हमने टाई ब्रेकर लगाया जो कि होता है FCFS। निशु कुमार जी, हम कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे जिससे गेट एग्जाम का कोई लेना देना नहीं हो। अपडेटेड क्यों ले रहे हो? क्योंकि बेटा अगर एक प्रोसेस को 8 टाइम यूनिट की जरूरत है और वो एक टाइम यूनिट रन कर चुकी है तो रिमेनिंग 7 ही बचेगा ना। 1 टाइम यूनिट अगर किसी को एग्जीक्यूशन में ला दिया, आपने कर दिया, तो रिमेनिंग टाइम तो बचेगा ही ना।
7 टाइम ही रन करना पड़ेगा, 8 टाइम थोड़ी रन करना पड़ेगा। अरे टेबल फिल कर लो यार। टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 21, 9, 1, 2, 2 एंड 9। इसका वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 21 माइनस 8 कितना होता है? 13। 8, 9 माइनस 5, 4, 0, 0, 1 एंड 5। देख लो आराम से। विष्णु जी, निशु कुमार कुछ भी क्लास में लिखते हैं, इतना गौर नहीं करिएगा। निशु ने आज तक अपना रिजल्ट नहीं बताया गेट का। क्यों निशु बाबू, बताया क्या? इसका गेंट चार्ट एक बार और बता दीजिए। इसका गेंट चार्ट एक बार और। एक काम करते हैं ना, नया क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसी का ही क्यों करना, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि नया भी लगेगा, लोगों को भी समझ में आएगा। उसके थ्रू कोशिश करते हैं सीखने की। अगर कोई प्रोसेस इनफाइनाइट लूप में चली गई तब स्टारवेशन होगी। हम यहां पे एक चीज कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और वो ये है कि हम कोई भी प्रोसेस को इनफाइनाइट चलाएंगे ऐसा कंसीडरेशन नहीं करेंगे। ऐसा कंसीडरेशन करेंगे कि कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइटली चल ही नहीं रही। तो जिन लोगों को भी और भी चीजों में प्रॉब्लम है, वो एक काम करें, अगले क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें। ये रहा एक और क्वेश्चन हमारे पास। इस बार मैंने ना सीक्वेंस बदल दी इनकी और इनकी। अराइवल टाइम की सीक्वेंस आईडी से मैच नहीं करने दी, ताकि आप लोगों को वापस से थोड़ा सा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम जो आता है वो सॉल्व हो जाए। शेड्यूलिंग लेंथ तो हमेशा सारी एल्गोरिदम में सेम ही होती है बेटा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड प्रोसेसेस हैं। उनको उतने ही टाइम रन करोगे जितना उनका बर्स्ट है। तो शेड्यूलिंग लेंथ हर एक एल्गोरिदम की सेम टू सेम ही होती है, कोई अंतर नहीं आएगा। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, जिनको समझ में आया है, नहीं आया है, जो सब कोई है, ट्राई करो। प्रश्न को कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंसेप्चुअली आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है और क्या आ रही है। ठीक है, करो, ट्राई करो। उत्सव बाबू, कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम पीडीएफ ऐड कर देंगे आपको।
ठीक है, 4 5 3 1 2 0, 4 4 5 3 1 2 7 5 1 2 1 4, 7 5 1 2 1 4, हाँ जी, P1 P2 P3 P4 P5 P6। किसी ने पूछा था सर बर्स्ट टाइम क्यों चेंज कर रहे हैं? बेटा बर्स्ट टाइम की डेफिनेशन बता दो मेरे को पहले। जिसको ये समझ नहीं आया कि बर्स्ट टाइम क्यों चेंज कर रहे हैं, पहले मुझे बर्स्ट टाइम की डेफिनेशन बताओ तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो। बर्स्ट टाइम क्या होता है मुझे बता दो एक बार। बर्स्ट टाइम होता है कि किसी प्रोसेस को सीपीयू पे रन करने के लिए कितना टाइम लगता है। मान लो बर्स्ट टाइम 7 आया, इसका मतलब है कि ये पूरी प्रोसेस 7 टाइम यूनिट तक सीपीयू पे रन करेगी तो फिनिश होगी, वरना नहीं। अब अगर आपने शुरुआत में 1 टाइम यूनिट इसको रन कर दिया तो 1 टाइम रन करने के बाद फिर से इसको 7 टाइम लगेंगे, 7 टाइम लगेगा? नहीं ना। 1 टाइम यूनिट अगर रन हो चुकी है तो रिमेनिंग 7 ही नहीं रहेगा, 6 हो जाएगा, वो चेंज कर रहा हूं मैं। बिना गेंट रेडी क्यू के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, रेडी क्यू बनाओ ताकि आप लोगों को ना कंफ्यूजन कम से कम हो। किस टाइम पर कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है, इसके लिए रेडी क्यू बना लो, ज्यादा फायदा करेगी। चलो, अभी भी कोई स्टूडेंट है जो अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है? अगर हां तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सॉल्व कराता हूं, मुझे मेनली गैंट चार्ट से ही मतलब है। गैंट चार्ट बन गया मतलब ठीक। कर रहे हैं, गैंट चार्ट अभी नहीं बना, बन गया बन गया, चलो ओके। 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट देने का हमको। अच्छा, आप सब लोगों को पता है ना कि आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है? आप लोगों को पता है ना वीकली वीकली टेस्ट होगा आप लोगों का? जी, तो वीकली वीकली जो टेस्ट होंगे उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ही लेना। चलो, टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर जब हमने अराइवल टाइम प्रोसेसेस के देखे तो पता चला कि इनमें से एक ही प्रोसेस P6 है जो टाइम जीरो पर अराइव हुई। इसका रिमेनिंग टाइम था 4, तो हमने P6 को पहले शेड्यूल कर दिया और ये शेड्यूल हुई 1 टाइम यूनिट तक हो गई। रिमेनिंग टाइम बचा इसका 3। 1 टाइम यूनिट तक इसलिए किया क्योंकि 1 टाइम यूनिट पर P4 आने वाली है और हमें चेक करना पड़ेगा कि P4 क्या इससे छोटी तो नहीं बची। तुरंत हमने पहले इसका बर्स्ट टाइम अपडेट किया, रिमेनिंग टाइम 3 है। अब P4 आ गई और P6 है। 1 टाइम यूनिट पर हमारे पास P6 बची है 3 टाइम यूनिट तक और P4 भी आ गई है, रिमेनिंग टाइम उसका 2 है। 2 और 3, 2 छोटा है, नई प्रोसेस आई और छोटे टाइम के साथ आई तो P4 को हमें रोकना पड़ेगा। नहीं नहीं, P4 को हमें रन कराना पड़ेगा, तो P4 को हम रन कराएंगे, रन कराएंगे। P4 को रन करा देते हैं, P4 को रन करा देते हैं। 1 टाइम यूनिट के लिए रन कराया 2 तक, रिमेनिंग इसका बचा 1। अब रिमेनिंग 1 बचा और 2 पे एक और प्रोसेस आ गई P5, तो 2 पे हम फिर से रेडी क्यू चेक करते हैं तो हमारे पास P6 बची है 3 टाइम के साथ, P4 अब बची है 1 टाइम के साथ और एक नई प्रोसेस और आ गई P5 जिसका भी रिमेनिंग टाइम 1 है। दो दो प्रोसेसेस 1, दो दो प्रोसेसेस जिनका मिनिमम बर्स्ट टाइम है 1 और 1। अब अगर दो प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है तो हम क्या देखेंगे? अराइवल टाइम।
अराइवल टाइम देखेंगे, अराइवल टाइम देखेंगे तो P4 और P5 का अराइवल टाइम देखा, P4 पहले आई थी, उसी को कंटिन्यू कर देंगे, तो P4 को कंटिन्यू कर दो 3 टाइम यूनिट तक, क्योंकि उसके बाद तो ये खत्म हो जाएगी, फिनिश। 3 टाइम यूनिट तक फिनिश हो गई। ओके, अब हमारे पास 3 टाइम यूनिट पर P6 अवेलेबल है 3 के साथ, P4 खत्म हो गई है, P5 1 टाइम यूनिट तक अवेलेबल है, उसके बाद P3 आ चुकी है 3 पे, P3 आई है और इसका भी रिमेनिंग टाइम 1 है। अब फिर से दो प्रोसेसेस, हमारी तो दो प्रोसेसेस छोटी छोटी, किसको रन करें? सबसे पहले हमें देखना है कि अगर दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम बराबर हो रिमेनिंग वाला, तो हमें देखना है अराइवल टाइम। मैंने देखो यहां पे इसीलिए आपको ये आड़े तिरछे या रैंडम नंबर दिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाए। कोई बोलेगा सर P3 को रन करो, 3 छोटा है 5 से, पर बाबू पहले हम अराइवल टाइम देखेंगे। P4 और P3 और P5 में अराइवल टाइम P5 का छोटा है, इसलिए P5 को रन करेंगे एक टाइम यूनिट के लिए अप टू 4, P5 फिनिश। उसके बाद एट 4 टाइम यूनिट एक और प्रोसेस आई है P1, कोई बात नहीं, रखे रहने दो उसको भी, P1 का रिमेनिंग टाइम 7 है, बहुत बड़ा है ही तो P3 को अब अगली बार रन करेंगे क्योंकि वही सबसे छोटी प्रोसेस है हमारे पास 5 टाइम यूनिट तक। 5 पे P2 भी आती है 5 के लिए। ओके, तो 5 टाइम यूनिट पर रेडी क्यू दिखेगी, P6 बचा है 3, P3 खत्म हो गया, P1 बचा है 7 और एक P2 भी आ चुका है 5 के लिए। सबसे छोटी प्रोसेस कौन सी? P6, उसको रन करो पहले। P6 को पूरा रन कर सकते हैं, यस, क्योंकि अब अगली आने वाली प्रोसेस नहीं है। स्मॉल कंफ्यूजन, पूछो क्या है? कोई नई प्रोसेस आ नहीं रही है तो एक के बाद एक सबको रन कर दो। P6 3 टाइम यूनिट अप टू 8, फिर P2 5 13 तक और उसके बाद में P1 7 20 तक रन हो जाएगी। देखो जरा, एक बार अगर सारा प्रोसेस आ जाए सिस्टम में देन वी कैन यूज SJF, यस बिल्कुल। फिर SJF जैसा ही बिहेव करेगा SRTF, अलग नहीं रहेगा। SRTF और SJF में कोई अंतर नहीं आएगा। टाइम ज्यादा लग जाता है, देखिए ऐसा है, कैन यू एक्सप्लेन फ्रॉम P4 अगेन? ये सबसे पहले तो टाइम 0 पर सिर्फ एक प्रोसेस आई थी P6, उसको रन किया एक टाइम यूनिट। एक टाइम यूनिट जब रन किया तो P6 का रिमेनिंग टाइम था 3 और एक 1 टाइम यूनिट पर एक नई प्रोसेस आई थी P4। ठीक है, अब क्या किया हमने? अब ये किया कि P4 के आने पे रेडी क्यू फिर से हमने चेक की तो P6 का रिमेनिंग टाइम है 3 और P4 का रिमेनिंग टाइम है 2। P4 का रिमेनिंग टाइम था 2। ऑफ कोर्स जो छोटी प्रोसेस है उसे शेड्यूल करेंगे, P4 को शेड्यूल कर दिया। अब P4 को एक टाइम चलाया 2 तक, क्योंकि 2 पे एक नई प्रोसेस आ रही थी P5। जब एक टाइम P4 चल गया, इसको टोटल 2 टाइम यूनिट चाहिए थे सीपीयू पे रन करने के लिए, उसमें से एक टाइम यूनिट ये रन हो गया तो रिमेनिंग बचेगा 1 ही ना। ये चेंज करना बहुत जरूरी है, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। अब ये चेंज हो गया, रिमेनिंग टाइम इसका P4 का 1, P5 आई विद 1 एट टाइम 2। तो आप देखो टाइम 2 पर रेडी क्यू में P6 बची है 3 के साथ, P4 बची है 1 के साथ क्योंकि एक टाइम यूनिट ये चल चुकी है, और P5 बची है 1 के साथ। अब दो प्रोसेसेस का अगर बर्स्ट टाइम छोटा छोटा है और वो भी बराबर बराबर हो गया, तो इनमें से किसको शेड्यूल करेंगे? इसके लिए टाई ब्रेकर रूल है FCFS। FCFS लगाया, FCFS का मतलब है जो पहले आई उसको शेड्यूल करो। P4 और P5 का अराइवल टाइम देखा, अराइवल टाइम किसका छोटा है? P4 का, मतलब इसको ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू कर दिया, जी हां कंटिन्यू कर दिया, तो P4 को एक टाइम यूनिट और 3 तक चलाया। 3 तक चलाने के बाद P4 पूरा फिनिश हो गया। अब 3 टाइम यूनिट पर हमारे पास कौन कौन सी प्रोसेसेस है देख लेते हैं। P6 बची है 3 के साथ, P4 फिनिश हो चुकी है, P5 बची है 1 के साथ और P3 भी अराइव हो गई, ये रही P3,
3 पे अराइव हुई थी 1 के साथ। अब फिर से यही बात, दोनों में से दोनों प्रोसेस छोटी है और बर्स्ट टाइम 1 1 है, और दोनों में से दोनों का बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है, तो दोनों में से किसको शेड्यूल करेंगे? अगर बर्स्ट टाइम बराबर है तो फिर FCFS लगाएंगे। 3 और 5 देखो, P3 आता है 3 पे, P5 आता है 2 पे। ऑफ कोर्स जो पहले आती है उसको शेड्यूल कर दिया, P5 को शेड्यूल कर दिया। Why other faculty is doing DPP solution? क्योंकि DPP का PDF सॉल्यूशन तो आपके पास है ही डिटेल में, अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो मैं यहां बता दूंगा। SRTF प्री एम्प्टिव है। क्या क्वेश्चन पूछा यार, मजा आ गया। मतलब अब मेरे को लग रहा है कि मैं रियल में गेट के लिए ही पढ़ा रहा हूं और इतने सिंसियर स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। वाह, शानदार। मेरे को ना एक बहुत शानदार सा एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन था जिसका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, ओ भाई मारो मुझे मारो, हालात पलट दिए, जज्बात पलट दिए, वो वाला एग्जाम्पल। मारो, लिटरली मारो, मार ही दो यार मेरे को, क्या क्या चल क्या रहा है। बाबू क्लास में ध्यान रखा करो यार, अगर लेट आते हो तो थोड़ा सा पिछले वाला आगे देख लिया करो। चलो बाकी का काम अब आप कर लेंगे, P1 का कोई बात नहीं, पर ध्यान रखा करो ना, पीछे से स्टार्ट कर लिया करो थोड़ा सा। P1 का कंप्लीशन टाइम 20, P2 का कंप्लीशन टाइम 13, P3 का कंप्लीशन टाइम 5, P4 का कंप्लीशन टाइम आ जाएगा 3, P5 का कंप्लीशन टाइम 4 और P6 का कंप्लीशन टाइम 8, है ना? देख लो आराम से, यही कंप्लीशन टाइम आए। वो जीरो दिखा नहीं, गायब हो गया। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 16, 8, 2, 2, 2 और 8। वेटिंग टाइम 16 माइनस 7, 9, 3, 1, 0, 1 एंड 4। मेरे को ये बड़ा अचंभित हो जाता हूं मैं कभी कभी इस बात को लेके कि जिस तरीके के क्वेश्चन तुम मुझसे यहां पूछते हो, अगर तुम IIT पहुंच गए जैसे तैसे और फिर वहां के प्रोफेसर से तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो वो क्या हश्र करेगा तुम्हारा, पता नहीं क्या करेंगे तुम्हारा। सर 4 में P1 ना होगा, क्यों होगा 4 पे P1 बताइए जरा। 4 पे P1 क्यों होगा आप मुझे बता सकते हैं? क्या सोच के आप ऐसा बता रहे हैं? अब देखो रिमेनिंग चीजें जो है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज कैलकुलेट करना आसान है। मेघा कुमारी जी मुझे बताइए 4 का P1 कैसे करेंगे, या कैसे होगा 4 पे P1, बताइए आप मुझे क्यों होगा। बताओ मेघा कुमारी जी, 4 का P1 होगा जी, तो मुझे बताइए कि क्यों होगा, कैसे होगा। क्वेश्चन खत्म नहीं हुए तुम्हारे, एक और क्वेश्चन आया है। सर P5 को P4 से पहले कर दिया था पर आंसर सेम आया। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं करना है। P5 और P4 के इंडिविजुअल वेटिंग टाइम और इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम अलग अलग आएंगे। प्रायोरिटी वाइज सोचें तो P1 ही होगा, शॉर्टेस्ट वाले को पहले लेते हैं। प्रायोरिटीज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां कोई प्रायोरिटी दी नहीं रखी है, कोई प्रायोरिटी नंबर दिया है क्या? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, मतलब वही लगाना है, अपना दिमाग मत लगाओ अलग से कि इसके हिसाब से ये होगा, उसके हिसाब से ये होगा, ये बेचारा बहुत देर से वेट कर रहा है सर, इसको भी जाने दो। ऐसा कुछ नहीं करना है, नियम मतलब नियम लगाओ। ये IEEE पर पेपर पब्लिश करने का फायदा होता है जब आप रिसर्च कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अब।
1 साल में, बहुत अच्छी बात है बेटा, धन्यवाद जी। जहां भी जो भी फॉलो कर रहे हो, बस कोशिश करो कि अपना करियर बना लो, है ना। कहीं से भी कैसे भी फॉलो कर रहे हो, बस करियर बना लो। जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा वही जाएगा जी, एल्गोरिदम जो है वही है। सर वो हम आपसे पूछ रहे हैं मेघा जी, ऐसा है कि हम किसी प्रोसेस को शेड्यूल जो करते हैं उसका नियम है यहां पे कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है उसी को ही शेड्यूल करेंगे हमेशा, ठीक है। नंबर, प्रोसेस के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों को देखनी है। बट उनमें से ही प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे जो आ चुकी हैं। इसीलिए हम यहां पे ये रेडी क्यों मेंटेन करते हैं कि हमारे पास जो रेडी हैं प्रोसेसेस, उनमें से ही किसी एक को सिलेक्ट किया जाए। किसको? जिसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है। बट अगर दो प्रोसेस ऐसी आ गई जिनका बर्स्ट टाइम छोटा भी है और बराबर भी है, सबसे छोटा है और बराबर है, जैसे कि यहां था P4 और P5 का, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहां था 5 और 3 का, 1 1 सबसे छोटा है बर्स्ट टाइम और बराबर भी है, तो उस केस में हम देखेंगे FCFS एल्गोरिदम लगाने का कि पहले अराइवल टाइम देखो, दोनों में से जिसका अराइवल टाइम छोटा है उसको रन करो। अगर अराइवल टाइम भी बराबर आया किसी केस में तो फिर आईडी देखेंगे, जिसका आईडी छोटा उसको रन करेंगे। ये है एल्गोरिदम। चलो अब ये सॉल्व करो। बीटेक सेकेंड ईयर में पब्लिश करा है एक्सप्लोर में, बढ़िया है, अच्छी बात है, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। अगर छोटा बस टाइम नहीं बड़ा बस टाइम सेम आए तो क्या फर्क पड़ता है? यार अभिषेक जी ये बताओ कि तुम टाई ब्रेकर कब लगाओगे? जब दो प्रोसेसेस में से एक को सिलेक्ट करना है। अब अगर आपके पास तीन प्रोसेस बची हैं, P1 है बची हुई, P1 का रिमेनिंग टाइम है 5, P2 का रिमेनिंग टाइम है 6, P3 का रिमेनिंग टाइम है 6, यहां टाई है ही नहीं, P1 को रन करना है क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा। तो टाई ब्रेकर अभी थोड़ी लगाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले तो बर्स्ट टाइम सबसे छोटा चूज करो, पर अगर छोटा बर्स्ट टाइम भी दो प्रोसेस का है तो टाई ब्रेकर लगेगा ना। कैसे तो क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो इन एल्गोरिदम्स में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें छुपी हुई हैं। रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम की छोटी छोटी एनालिसिस, वो सब मैं आपको तब बताऊंगा जब आप पहले सारी एल्गोरिदम्स का बेसिक आइडिया सीख जाओ। अगर बेसिक में ही झोल है तो एडवांस कभी समझ नहीं आएगा। तो काफी सारी एडवांस चीजें मैंने बचा के रखी हैं, जब हम सारी प्रोसेसेस को एनालाइज करेंगे अच्छे से, वो आखिरी में होगा। टेस्ट का सिलेबस बेटा फ्राइडे, फ्राइडे कब है? आज है। आज तक जो हम पढ़ लेंगे वो सब टेस्ट में आएगा। कर रहे हो सॉल्व? जितना मैंने सोचा था उससे एक क्लास और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के लिए। और जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं, एक नहीं दो क्लास एक्स्ट्रा लगेगी जब हम सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, तब ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, जब तक कि तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट का कंट्रोल एस नहीं होगा तब तक मैं अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू रन करने दूंगा। 5 प्रोसेस हैं यहां पे बस। चलो 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 गैंट चार्ट बनाते हैं। रेडी क्यू भी तो मेंटेन करनी पड़ेगी।
रेडी क्यू मेंटेन करना इज मोर इंपॉर्टेंट, ताकि पता चले किस टाइम पर कौन सी प्रोसेस रन होने जाएगी। टाइम जीरो अराइवल टाइम जिनका है सिर्फ एक ही है, प्रोसेस P1, बर्स्ट टाइम 9। P1 को शेड्यूल कर दो क्योंकि और कुछ आया नहीं। P1 को रन किया, एक टाइम पर, वन टाइम पर नेक्स्ट प्रोसेस आ रही है, तो इसको वन टाइम तक ही रन करो ताकि पता रहे कि अब अगली प्रोसेस कौन सी आएगी। इसका रिमेनिंग टाइम 8। नेक्स्ट प्रोसेस आई P2 वन टाइम यूनिट पर, तो अब वन टाइम यूनिट पर रेडी क्यू में हमारे पास P1 बचा है 8 के साथ और P2 आ गई है 6 के साथ। आई है 6 के साथ, देखो जी हां, दोनों में से छोटी कौन सी? छोटी कौन सी? P2 छोटी है सर, तो P2 को रन कर दो। P2 रन करेंगे, कितने टाइम यूनिट रन करेंगे P2 को? एक टाइम यूनिट अप टू 2, रिमेनिंग इज 5। और अब क्या होगा? रिमेनिंग 5 है, अब 2 टाइम यूनिट पर P3 आ गई, 2 टाइम यूनिट पर P3 आई। P1 बचा है 8 के साथ, P2 बचा है 5 के साथ, P3 आया नया प्रोसेस, रिमेनिंग टाइम 4। 3 प्रोसेस, तीनों में से सबसे छोटी को रन करेंगे। सबसे छोटी है P3, इसको रन करने भेजेंगे, रिमेनिंग टाइम 3। और अप टू 3 रन किया, रिमेनिंग टाइम यस 3। अब देखिए 3 टाइम यूनिट पे हम यहां गैंट चार्ट में पहुंच गए हैं। 3 पे एक और प्रोसेस आई है P4। P4 को रन करेंगे, नहीं P4 को चेक करेंगे पहले तो इसका रिमेनिंग टाइम 8, P2 का रिमेनिंग टाइम 5, P3 का रिमेनिंग टाइम 3 और एक नई प्रोसेस आई P4, इसका रिमेनिंग टाइम कितना? 2। सर जी 2 वाली प्रोसेस को रन करना है तो P4 को रन करेंगे। अब P4 के बाद अगली प्रोसेस आती है 6 पे। अगली प्रोसेस जो आ रही है 6 पे आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि P4 को हम 6 तक रन कर सकते हैं, पर P4 को तो 2 टाइम ही चाहिए बस। P4 को 2 टाइम यूनिट चाहिए, इसको 2 टाइम यूनिट तक रन करेंगे। 2 टाइम यूनिट रन किया, पूरी प्रोसेस फिनिश कर दी अप टू 5। अब कोई पूछेगा सर अप टू 4 क्यों नहीं चलाया? 4 पे कोई नई प्रोसेस आ ही नहीं रही, तो मैं चेक करने क्या जाऊं? 5 तक क्यों चलाया? क्योंकि 2 टाइम यूनिट इसको चाहिए थे, फिनिश हो गई ये प्रोसेस। P4 को पूरा फिनिश कर दिया। अब 5 टाइम यूनिट पर ये फिनिश हो गई, ठीक है। अब फिर से मैं 5 टाइम यूनिट पे वापस से रेडी क्यू को देखता हूं। P1 बचा है 8 के साथ, P2 बचा है 5 के साथ, P3 बचा है 3 के साथ, P4 फिनिश हो गई। अभी तक P5 आई नहीं है। अब अगर P5 आई नहीं है तो उसको शेड्यूल थोड़े ही कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक काम करो, इनमें से सबसे छोटी को रन करो। इनमें सबसे छोटी कौन सी है बाबू? 1 यूनिट आइडल। वाह, क्यों? ये 3 प्रोसेस जो आपकी पेंडिंग में है इनको कौन रन करेगा? इनमें से सबसे छोटी प्रोसेस को रन करना पड़ेगा ना। इनमें से सबसे छोटी प्रोसेस P3 है, इसको रन करेंगे। P3 को रन किया मैंने, एक टाइम यूनिट 6। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात है कि 6 पे एक नई प्रोसेस आ रही है, तो 6 तक रन किया। 6 तक P3 को रन किया, मतलब एक टाइम यूनिट और कम हो गया, 2 बचा। अब यहां पे फिर से रेडी क्यू का स्टेटस चेंज होगा। रेडी क्यू का स्टेटस क्या चेंज होगा? टाइम यूनिट 6 पर रेडी क्यू में क्या प्रोसेस है? P1 बची है 8 के साथ, P2 बची है 5 के साथ, P3 बची है, अब 3 नहीं 2 ही बचा है उसका टाइम यूनिट, और P5 नई प्रोसेस आ गई है 1 टाइम यूनिट के साथ। फिर से P3 बेचारी एक ही टाइम यूनिट चल पाई और इसको अब फिर से प्रीएम्पशन कराना पड़ेगा, क्योंकि एक नई प्रोसेस आई है P5 जो इससे भी छोटी है, 1 टाइम यूनिट चलती है। तो P3 को फिर से प्रीएम्प्ट कराया, P5 को रन कराया अप टू 7, P5 फिनिश। अब कोई नई प्रोसेस आ नहीं रही, तो फिर जो बची प्रोसेसेस हैं उन्हीं को रन करा दो। बची प्रोसेसेस हम यहीं से देख लेंगे। P3 बचा है 2 टाइम यूनिट के लिए, 9 तक ये चला। फिर P2 बचा है कितनी देर तक? 5 टाइम यूनिट तक, 9 + 5 14 तक, और P1 8 टाइम यूनिट 22 तक चलेगा। देखो, आराम से देखो और मुझे बताओ कि क्या ये बात समझ में आई।
ये इसका अराइवल टाइम 6 देने का मेरा रीजन यही था, ये क्वेश्चन बनाने का, ताकि आपको ये पता चले कि भैया जी एक प्रोसेस जो सबसे बड़ी है वो बाद में रन होगी तभी जब वो आएगी। लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम प्रोसेस ऑलवेज फिनिशिंग एट लास्ट, ऐसा जरूरी नहीं है। इस केस में ऐसा है बट हमेशा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि छोटी प्रोसेसेस बहुत लेट आए, तब तक लॉन्गेस्ट प्रोसेस जो है रन भी हो जाए। तो कांट से दैट, हमेशा ऐसा अजम्पशन नहीं करना। रजनीश ठाकुर ने क्लियर बोल दिया, वाह। रजनीश इतनी जल्दी समझ में आ गया, एक क्वेश्चन में सारे भाग्य खुल गए तुम्हारे, दिमाग के सारे पर्दे खुल गए, ऐसा कैसे रे बाबा। चलो बाकी की सारी चीजें तुम लोग आराम से एंटर कर सकते हो। क्या क्या आएगा यहां पे, सबसे पहले P1 का एंडिंग टाइम, P1 का कंप्लीशन टाइम 22 है, P2 का है 14, P3 का है 9, P4 का है 5, P5 का है 7। टर्न अराउंड टाइम 22, 13, 7, 2 एंड 1। वेटिंग टाइम 22 माइनस 9, 13, 7, 3, 0 एंड 0। बाकी का आप आराम से कर सकते हो बहुत आसानी से। डन। चलो आई होप अब आपको ये कम से कम समझ में आ रही है कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम चल कैसे रही है। ये क्वेश्चन अगला उन सब लोगों के लिए है, मैं बता रहा हूं कि आप सब लोगों को जिनको शुरुआत में चीजें समझ नहीं आई थी, क्या अब जाके कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? क्या अब आपको चीजें क्लियर होती दिख रही हैं? चलिए, अभी भी कहीं ना कहीं आप सब लोगों को थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, पर वो प्रैक्टिस ना मैं कॉम्बिनेशन में करवाने का सोच रहा हूं कि और 2-3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल एल्गोरिदम्स को एक साथ रख के, कि एक ही क्वेश्चन को हम एसआरटीएफ में भी सॉल्व करें, एसजेएफ में भी सॉल्व करें और एफसीएफएस में भी सॉल्व करें, और फिर वहां पे सारी नियम जो हमारे दिमाग में से निकल निकल के आएंगे कहीं एक दूसरे से उलझ ना जाएं, इसलिए हम आखिरी में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, क्लियर पर स्पीड नहीं है, स्पीड तो बेटा प्रैक्टिस से आ जाएगी। चलिए, एसआरटीएफ में क्या क्या एडवांटेज हैं, जो हमने एसजेएफ में एडवांटेज देखे थे वही 2 एडवांटेज यहां भी मिलेंगे, कि इसमें आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम मिलेगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी मिनिमम मिलेगा, सारी एल्गोरिदम्स मिला के। जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं उन सब एल्गोरिदम्स का मिला के आपको एवरेज वेटिंग टाइम सबसे छोटा किस में मिलेगा, एसआरटीएफ में। तो SRTF provides minimum average waiting time and also minimum average turnaround time also, सबसे कम among all scheduling algorithms। बेटर थ्रूपुट इन कंटिन्यूअस रन, जो मैंने आपको SJF में बोला था वो भी यहां पे सेम टू सेम रहेगा, पर यहां पे प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। ठीक है, हां जी। अब देखो एक बात बताता हूं, अगर आप सारी एल्गोरिदम्स का मिलाओ, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों, तो एसजेएफ और एसआरटीएफ में एसआरटीएफ आपको एवरेज वेटिंग टाइम और कम करके दे देगा। मतलब आप एसजेएफ और एसआरटीएफ को भी कंपेयर कराओगे तो आपको एसआरटीएफ में और कम मिलेंगी। क्या, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम और कम हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम और कम हो जाएगा। तो प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों को कंबाइन कर लोगे, सारी के सारी एल्गोरिदम्स को कंबाइन कर लोगे, तो भी मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम किस में मिलेगा, एसआरटीएफ में। सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स की बात करेंगे तो एसजेएफ में। है ना, बात समझ में आ गई। चलिए,
अभी सेम डिसएडवांटेज यहां भी है कि ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्स्ट टाइम पता नहीं होता है, और यहां भी लॉन्गर प्रोसेस जो है स्टारवेशन में फंस सकती है। अगेन वही सेम दो चीजें यहां भी है। एक डिसएडवांटेज और था एसजेएफ का कि प्रीएम्पशन नहीं होता है, वो हमने एसआरटीएफ में सॉल्व कर लिया बस। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूं, होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं एक दो, ताकि आप सब लोग जो हैं घर में बैठ के आराम से एसजेएफ एसआरटीएफ सॉल्व करते रहो। इसको आप एसजेएफ एसआरटीएफ के लिए सॉल्व कर लेना। ये दो क्वेश्चन आप एसजेएफ एसआरटीएफ के लिए आराम से सॉल्व कर लेना। स्वरूप ने बहुत सही पॉइंट बोला कि एसजेएफ और एसआरटीएफ दो एल्गोरिदम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होती, फिर भी हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सी ऐसी एल्गोरिदम है अगर हमने उसको लगाया होता तो एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम से कम कितनी आती, उससे हम कंपेयर कर पाए जो प्रैक्टिकल एल्गोरिदम्स हैं उनको। मान लो एफसीएफएस प्रैक्टिकल है, यस प्रैक्टिकल है, तो हम एसजेएफ को उससे कंपेयर कर पाते कि एफसीएफएस में एवरेज वेटिंग टाइम इतना आया, एसजेएफ में इतना आया। अब देखो एफसीएफएस कितना क्लोज पहुंच पाया एसजेएफ के। ऐसे अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने एफसीएफएस देखी। एफसीएफएस ही एक ऐसी एल्गोरिदम है जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको ऐसा भी आएगा कि ये आपके पास एक प्रोसेस सिनारियो है, एसजेएफ एल्गोरिदम यूज की है नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप की, बताओ एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एसआरटीएफ प्रीएम्प्टिव टाइप की यूज करी है तो कितना आया एवरेज वेटिंग टाइम। पर अगर थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन उनको बनाना चाहिए या वो बनाने बैठे तो आपको क्या पूछेंगे, देखो ये प्रोसेस सिनारियो बोला और बोला बताओ अगर हमने नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जीक्यूशन किया प्रोसेसेस का तो एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, बताओ कैलकुलेट करके बताओ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम इन प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन का क्या आ सकता है। तो अगर एल्गोरिदम नहीं बताई और सिर्फ यह बताया कि एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम कितना आ सकता है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम के लिए, तो अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा अपने दिमाग से, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि एल्गोरिदम नॉन प्रीएम्प्टिव में कौन सी है जिससे एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम आता है, एसजेएफ लगाओ। अगर नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं बोला और खाली ये बोल दिया कि बताओ इस प्रोसेस सिनारियो को रन करने के लिए मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम कितना आना चाहिए, नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं बोला तो फिर क्या करोगे, एसआरटीएफ लगाना पड़ेगा। सर मजा आएगा बट एसआरटीएफ में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो ऐसा है, टाइम लगेगा, धीरे 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 करके प्रैक्टिस से ये टाइम इंप्रूव हो जाएगा। हाँ जी, ये किसी ने पूछा कि सर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं समझ में आया। बेटा कोई भी प्रोसेस अगर सीपीयू में रन होने आती है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं पता कर पाता है कि ये प्रोसेस कितनी देर तक सीपीयू पे रन करेगी और फिनिश हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। किसी भी प्रोसेस का रन टाइम नहीं पता होता है पहले से, कितनी देर भी रन कर सकती है कोई आइडिया थोड़ी है। फ्यूचर किसने देखा है? नहीं देखा है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस 6 टाइम यूनिट रन करेगी और खत्म हो जाएगी? ये सिर्फ अजम्पशन का खेल है, जस्ट थ्योरेटिकली हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज द प्रैक्टिकलिटी। हर केस में एसआरटीएफ बेटर है। लक्ष्य इसको भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। मैंने कहा एनालिसिस हम आखिरी में करेंगे, एनालिसिस जो है हम आखिरी में करेंगे। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। HRRN एल्गोरिदम, LJF, LRTF और प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम्स, ये सारी हम अगले सेशन में मंडे को सॉल्व करने वाले हैं। सर आप डाउट्स नहीं लेते, बात तो यही कर ही रहा हूं आपसे ही। तो सर ये सारे बस टाइम आपने मन से देते हैं तुषार बाबू, खाली ये हम ऐसे टेस्ट करने के लिए देख रहे हैं कि मान लो अगर एक प्रोसेस आई होती, ये P1 जिसका बर्स्ट टाइम 6 टाइम यूनिट होता, P2 आई होती इतना होता, और इनको हमने ऐसी एल्गोरिदम में रन कराया होता SRTF वाली, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आते? बस ये बात करने के लिए। COA का डाउट सेशन कल सुबह है 10 बजे, आप आ जाइएगा, बात कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल है। सूरज बाबू वो मुझे दिखते नहीं है, मैं कैसे देखूं बताओ? आई कांट चेक इट, यहां पे मुझे दिखता नहीं है, देखो डाउट यहां से दिखते नहीं है डाउट में। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी ओएस की जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बर्स्ट टाइम में क्या अंतर है बेटा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये कहती है कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए कितना टाइम लगता है असिम्प्टोटिकली। बस टाइम प्रैक्टिकल टाइम है, सीपीयू पे एक्चुअल में कितना टाइम लगता है मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स में। यहां पे हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में बात नहीं करते, वहां नंबर ऑफ ऑपरेशंस में बात करते हैं एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। कहां पे होगा सीओए का डाउट सेशन? यहीं पे, जो आपके सीओए जिस जिस क्लास में गया है उन सेक्शन में सारे में आ जाएगा। स्टारवेशन और कॉन्वो इफेक्ट में अंतर, कॉन्वो इफेक्ट बाकी सारी प्रोसेसेस को डिले करता है डेफिनेट टाइम के लिए, पर इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं, अनिश्चित टाइम के लिए डिले नहीं करता है। प्रोसेसेस लेट होंगी पर पता है कि कितनी देर बाद चलेगी। स्टारवेशन में पता नहीं होता है कि कितनी देर के बाद किसी प्रोसेस को टाइम मिलेगा। राउंड रॉबिन अभी हुआ नहीं बेटा। Is it possible for me to become best teacher like you with proper strategies? बेटा मैं बेस्ट टीचर नहीं हूं, बट हां आप मुझसे बेहतर जरूर बन सकते हो। शुभोदीप दास, मैं एक बार बैकएंड टीम से कनेक्ट करके बात करता हूं। फोक सिस्टम कॉल भी होगा क्या बाद में? जी बात करेंगे बेटा उसके बारे में। डाउट बॉक्स को कैसे चेक करते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। उत्सव यही सेम चीज आप सब सारी सिस्टम सारी क्लास में बोल रहे हो, थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड करो बेटा। सीपीयू इज इन डिस्कशन ऑलवेज सिंगल कोर, जी हाँ सिंगल कोर की ही बारे में बात कर रहे हैं हम। मल्टी कोर सिस्टम क्या होता है ना कि उसमें प्रोसेसिंग यूनिट अलग अलग होती है, कि आप अगर मल्टीपल प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो एक साथ कर सकते हो। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब कि एएलयू मल्टीपल होंगे, कंट्रोल यूनिट एक ही है। चलिए आज का सेशन हाँ जी बिल्कुल खत्म हो गया। डेडलॉक, इनफाइनाइट वेटिंग, स्टारवेशन, फाइनाइट टाइम। सूर्या जी डेडलॉक के बारे में मैंने बात नहीं की है तो हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। जब डेडलॉक आएगा कंपेयर करेंगे, सबके बारे में कंपेयर करेंगे। फोक एग्जिट सिस्टम कॉल कब होगा? जब हम मल्टी थ्रेडिंग जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन पढ़ाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग के साथ में पढ़ाऊंगा। वीकली टेस्ट में कितना स्कोर का एम करें? क्वेश्चन को समझने का एम करना कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बस मार्क्स पे ध्यान मत दो। आपको 3 इडियट का डायलॉग याद है ना, गो फॉर एक्सीलेंस, कामयाबी के पीछे मत भागो।
कामयाबी ऑटोमेटिकली आएगी। सर कोर, सीपीयू, मल्टी कोर, अपूर्व जी बात करेंगे, मैं डिटेल में बता दूंगा आपको क्या होती हैं सारी चीज़ें कि ओएस सब्जेक्ट की कहाँ से हो जाएगी। यूट्यूब पे देख लो, कोई क्रैश कोर्स मिल जाएगा, उठा लेना। इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मोड बिट सेट करने में क्या रोल होता है। आईएसआर का मेरे मोड बिट में कुछ नहीं होगा, पर अगर इंटरप्ट आया तो हो सकता है मोड चेंज हो जाए इंटरप्ट की वजह से। किस टाइप का इंटरप्ट आया है उस पर। सर साउंड लो रहता है थोड़ा, साउंड को थोड़ा सा बैकएंड से इंक्रीज कराने की कोशिश करेंगे बेटा। ओके चलिए, टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग दूसरे सेशन के लिए तैयारी करो, जाओ, फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।